स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। एनिमल टिश्यूज में आप स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे। स्पेशलाइज्ड का मतलब स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ये हैं तो कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन विशेष प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू हैं। तो लूज आपने कनेक्टिव टिश्यू बॉडी में सबसे ज्यादा होते हैं और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तीन तरह के आप कनेक्टिव टिश्यूज हैं: लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, यानी स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। तो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से आते हैं? कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड। कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, ये विशेष प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू है। तो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, इसमें आप पढ़ेंगे कार्टिलेज, बोन और ब्लड। सबसे पहले आप कार्टिलेज को देखेंगे। कार्टिलेज, कार्टिलेज को हिंदी में कहते हैं उपास्थि। कार्टिलेज को हिंदी में कहते हैं उपास्थि। कार्टिलेज को हिंदी में कहते हैं उपास्थि। कार्टिलेज जैसे तुमने देखा होगा, कान में तुम्हारे ईयर पिन्ना के अंदर कार्टिलेज है, कान के अंदर ईयर पिन्ना में कार्टिलेज है। तो कार्टिलेज कैसी होती है? कार्टिलेज का जो इंटरसेल्यूलर मटेरियल है, इंटरसेल्यूलर मटेरियल का मतलब दो सेल के बीच में जो मटेरियल है वो सॉलिड होता है, यानी ठोस होता है। सेल के बीच में जो इंटरसेल्यूलर मटेरियल है ये ठोस होता है और प्लायबल यानी लचीला होता है, ठोस और लचीला होता है। तो कार्टिलेज की जो सेल्स होती हैं, इन सेल्स को कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। कार्टिलेज की सेल्स कहलाती हैं कॉन्ड्रोसाइट्स और इनके बीच में जो इंटरसेल्यूलर मटेरियल भरा है, सेल्स के बीच में जो इंटरसेल्यूलर मटेरियल भरा है वो सॉलिड और प्लायबल है। सॉलिड और वो ठोस और लचीला है। ये ठोस और लचीला क्यों है? कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स की वजह से। कार्टिलेज में होते हैं कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स, जिससे कि इंटरसेल्यूलर मटेरियल सॉलिड और प्लायबल है, ठोस और लचीला है। कार्टिलेज जो होती है वो कंप्रेशन को रेजिस्ट कर लेती हैं। कंप्रेशन को रेजिस्ट करने का मतलब है ये किसी दबाव को बर्दाश्त कर लेती हैं, ये किसी भी तरह के दबाव को सहन कर लेती हैं। अब कार्टिलेज के ऊपर तुम प्रेशर लगाओगे तो ये टूटती जल्दी नहीं है। बीच में कार्टिलेज रखो, इधर से दोनों तरफ से दबाओ, तो ये इतनी जल्दी नहीं टूटती। ये किसी भी तरह के दबाव को सहन कर लेती, बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन अगर बीच में हड्डी रख दो और दोनों तरफ से दबाव लगाओ तो वो टूट जाएगी। क्या होगी? टूट जाती है। तो कार्टिलेज किसी भी तरह के कॉम्प्रेशन को रेजिस्ट करती हैं। तो कार्टिलेज जिन सेल्स से बनी होती है उन सेल्स को बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, और इनके बीच जो इंटरसेल्यूलर मटेरियल है वो सॉलिड और प्लायबल है, ठोस और लचीला है। ये कॉन्ड्रोइटिन सॉल्ट्स के कारण होता है। और कार्टिलेज किसी भी तरह के दबाव को बर्दाश्त कर लेती हैं, रेजिस्ट कर लेती हैं कॉम्प्रेशन, जल्दी टूटती नहीं है। कार्टिलेज की सेल्स कॉन्ड्रोसाइट्स कहलाती हैं। ये छोटे छोटे कैविटीज में रहती हैं। कार्टिलेज की जो सेल्स होती हैं ये छोटे छोटे कैविटीज के अंदर रहती हैं। कार्टिलेज की सेल्स क्या कहलाती हैं? कार्टिलेज की सेल्स कहलाती हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। ये है कॉन्ड्रोसाइट। आर एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटी। ये कैविटी में रहती हैं, या कह लो कैविटी के चारों तरफ रहती है। इनके चारों तरफ एक गुहा रहती है, कैविटी रहती है। इनके चारों तरफ एक कैविटी है और इस कैविटी में मैट्रिक्स होता है। इस कैविटी में क्या है? मैट्रिक्स होता है।
और इस मैट्रिक्स को यही सेल्स बनाती हैं, सिक्रेटेड बाय देम। तो कॉन्ड्रोसाइट्स ये कार्टिलेज की सेल्स होती हैं जो चारों तरफ से घिरी हैं, या कह सकते हो सिंपल छोटे छोटे कैविटीज के अंदर रहती हैं। और कैविटीज में रहती, कैविटीज में एक लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड को मैट्रिक्स कहते हैं, और इस मैट्रिक्स को यही बनाती हैं, कॉन्ड्रोसाइट ही बनाती हैं। मोस्ट ऑफ द cartilages invertebrate embryos are replaced by bones in adult। एम्ब्रियो में बहुत सारी कार्टिलेज होती हैं, और जब बच्चा एम्ब्रियो से एडल्ट में बदलता है तो ये कार्टिलेज बोन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। एम्ब्रियो की कार्टिलेज एडल्ट्स में बोन्स में बदल जाती हैं। कार्टिलेज कहां कहां पाई जाती हैं? तुम्हारे नाक के टिप पर है, ये देख रहे हो ऐसे घूम रही है, लचीली है, नाक के टिप पर है। आउटर ईयर ज्वाइंट्स यानी ईयर पिन्ना यहां है, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना में, ईयर ज्वाइंट्स से बोलते हैं, ईयर पिन्ना बोलते हैं। बिटवीन एडजेसेंट बोन्स, दो हड्डियों के बीच में भी होती है, दो हड्डियों के बीच में होती है वर्टिब्रल कॉलम, यानी दो वर्टिब्री है तुम्हारी, दो कशेरुकाओं के बीच में भी कार्टिलेज पाई जाती हैं। लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट्स, हाथ पैर कह लो, या पैर और हाथ के सिरों पर भी होती हैं। मुर्गे में लेग पीस खाते हो ना, ऊपर सफेद सफेद कुर्री लगी रहती, कुर्री, वो भी खाए जाते हो, वो कार्टिलेज है। वो क्या है? तो लंबी हड्डियों के सिरे पर होती, लंबी हड्डियों के सिरे पर भी होती है। तो कार्टिलेज कहां कहां है जरा गौर करो। नाक के टिप पर पाई जाती हैं, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना या आउटर ईयर जॉइंट में है, दो वर्टिब्री के बीच में है, वर्टिब्री के बीच में कार्टिलेज होती हैं। हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, पीछे जो वर्टिब्रल कॉलम है, दो वर्टिब्री के बीच में कार्टिलेज होने से क्या फायदा है? बहुत फायदा है। ये वर्टिब्रीज आपस में टकराएंगे नहीं, रगड़ेंगे नहीं, और इन वर्टिब्रीज के बीच में बहुत सारी नर्व्स होती हैं, नर्व्स, तंत्रिकाएं, वो दबेंगे नहीं। लेकिन कुछ कुछ मरीजों में ये कार्टिलेज ऐसे खिसक जाती है, दो वर्टिब्री के बीच में जो कार्टिलेज खिसक जाती हैं, स्लिप डिस्क हो जाती है। क्या हो जाती है? और अगर दो वर्टिब्री के बीच में कोई नर्व आ रही है तो वो दबने लग जाती है हड्डियों से, दोनों वर्टिब्री से, तो दर्द होता है, शदीद दर्द, आप चल नहीं पाओगे, आपको लेटना पड़ेगा बिस्तर पे। तो कार्टिलेज दो वर्टिब्री के बीच में पाई जाती है, किसी भी तरह के दबाव को बर्दाश्त कर लेती है, सारा दबाव रहता है इसके पर, हमारे शरीर का दबाव वर्टिब्रल कॉलम पे रहता है। कौन कौन सी कार्टिलेज कहां कहां पाई जाती है? इधर देखो बेटा, तीन तरह के कार्टिलेज हैं यहां पर, हाइलाइन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज होती है नाक के टिप पर, ये हाइलाइन है, इलास्टिक मत लगा देना, ये कैसी है? हाइलाइन कार्टिलेज है। और लंबी हड्डियों के सिरों पर भी होती है हाइलाइन कार्टिलेज, जो मुर्गे की लंबी लंबी हड्डियां खाते हो, लेग पीस, उसके सिरे पर भी मिलेगी। लंबी हड्डियों के सिरे पर कौन सी कार्टिलेज है? हाइलाइन है। ट्रैकिया, ये जो ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया विंड पाइप, तुम्हारे में लिखा नहीं है, चार्ट में लिख सकते हो, ट्रैकिया में भी होती है हाइलाइन कार्टिलेज। ट्रैकिया में भी कैसी है? हाइलाइन कार्टिलेज है। फाइब्रस कार्टिलेज बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ये नीट में आ चुका है, दो वर्टिब्री के बीच में होती है। दो कशेरुकाओं के बीच में कौन सी कार्टिलेज है? फाइब्रस कार्टिलेज होती है। इलास्टिक कार्टिलेज, नाम से ही जाहिर है, इलास्टिक मतलब काफी लचीली होगी, कान में होती है, हमें इलास्टिक एकदम लचीली है, प्लायबल है। और ये एपिग्लॉटिस, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे विंड पाइप की जो ओपनिंग है, ग्लॉटिस, उसको एक कार्टिलेज का फ्लैप ढक लेता है, और वो इलास्टिक कार्टिलेज वहां पर होती है, वो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर कर लेता है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारा विंड पाइप में नहीं जाता, तो विंड पाइप जिससे हम सांस लेते हैं, इसके ऊपर जो है एपिग्लॉटिस पाया जाता है, इसकी ओपनिंग को ढकता है इलास्टिक कार्टिलेज का एक फ्लैप,
उस इलास्टिक कार्टिलेज के फ्लैप को एपिग्लॉटिस कहते हैं। कार्टिलेज फिर से याद करो, कार्टिलेज का जो इंटरसेल्यूलर मटेरियल है वो कैसा है? सॉलिड और प्लायबल, ठोस और लचीला है। कारण क्या है? कौन से सॉल्ट से बना है? कॉन्ट्राइटिन सॉल्ट से बना है। कार्टिलेज किसी भी तरह के कंप्रेशन को रेजिस्ट कर सकती है। हड्डियों के को दबाएंगे तो वो टूट जाएंगे, लेकिन कार्टिलेज इतनी जल्दी नहीं टूटती, वो कंप्रेशन को रेजिस्ट करती है। कार्टिलेज की सेल्स कॉन्ड्रोसाइट कहलाती हैं, छोटी छोटी कैविटीज में रहती हैं। इन कैविटीज में मैट्रिक्स होता है और इस मैट्रिक्स को ये कॉन्ड्रोसाइट ही बनाती है। ज्यादातर जो एम्ब्रियो के अंदर कार्टिलेज होती हैं, वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो में जो कार्टिलेज है वो आगे चल के एडल्ट में बोन्स में बदल जाती है। कार्टिलेज नाक के टिप पर होती है, ईयर पिन्ना में होती है और दो वर्टिब्री के बीच में पाई जाती हैं। पैर और हाथ के सिरों पर भी होती हैं। 3 तरह की कार्टिलेज है, हाईलाइन, फाइब्रस और इलास्टिक कार्टिलेज। हाईलाइन कार्टिलेज नाक के टिप पर होती हैं, लंबी हड्डियों के सिरे पर होती हैं और ट्रैकिया में होती हैं, यानी विंड पाइप। फाइब्रस कार्टिलेज 2 वर्टिब्री के बीच में होती हैं, तो ये बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम की 2 बोन्स के बीच में होते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज ईयर पिन्ना में होती हैं तुम्हारी और एपिग्लॉटिस पे पाई जाती है। तो जो भी डायग्राम है जो बना रहा, अगर बनाने का मानो लिखने का तो तुरंत लिखना। हो गया? याद कर ले, हो गया याद? कार्टिलेज का डायग्राम देखो पहले एक बार। ये है कार्टिलेज। कार्टिलेज वाली जो सेल्स है क्या कहलाती हैं? कार्टिलेज की सेल्स क्या कहलाती हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स कहलाती हैं। ये कैविटीज के अंदर है। किसके अंदर रहती हैं? और कैविटीज के अंदर तो मैट्रिक्स रहता है और इस मैट्रिक्स को यही कॉन्ड्रोसाइट सिक्रीट करती है। इस मैट्रिक्स को कौन बनाती है? इस मैट्रिक्स को यही कॉन्ड्रोसाइट बनाती है। ये ध्यान रखना। एनसीईआरटी का डायग्राम भी देख लो। कार्टिलेज की जो सेल्स है वो कहलाती हैं कॉन्ड्रोसाइट और छोटे छोटे कैविटीज के अंदर रहती हैं। इन कैविटीज के अंदर मैट्रिक्स होता है और इस मैट्रिक्स को यही सिक्रीट करती हैं। ये कैविटीज के अंदर रहती है। ये ध्यान रखना। देखो, कनेक्टिव टिश्यू में हमने बताया था विशेष प्रकार की एक सेल्स होती है जिन्हें फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं और ये सिक्रीट करती हैं कोलेजन फाइबर। कार्टिलेज की जो सेल्स होती हैं ये तो कॉन्ड्रोसाइट है, लेकिन कार्टिलेज में और भी कनेक्टिव टिश्यू में नई तरह की सेल्स हमने बताया था शुरू में, तो ये फाइब्रोब्लास्ट हैं जो कोलेजन फाइबर बनाती हैं। तो यहां फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर भी मिलेंगे। कोलेजन फाइबर तो दिख रहा है, ब्लड में नहीं मिलते। ब्लड के अंदर ना फाइब्रोब्लास्ट होती है ना कोलेजन फाइबर। बाकी सारे कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट भी होती हैं, ये सेल्स भी होती हैं और ये सेल्स सिक्रीट करती हैं कोलेजन फाइबर्स। चलो अब बोन देखते हैं। आप स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे हैं। पहला आपने जाना कार्टिलेज, दूसरा है बोन्स। बोन्स कहते हैं हड्डियां। बोन्स जो होती हैं ये काफी हार्ड होती हैं। बोन्स काफी हार्ड होती हैं, बहुत ज्यादा ठोस होती हैं और नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस है। इनका जो मैट्रिक्स कह लो या ग्राउंड सब्सटेंस, इनका मैट्रिक्स यानी ग्राउंड सब्सटेंस लचीला नहीं होता। इनका मैट्रिक्स यानी ग्राउंड सब्सटेंस लचीला नहीं होता है। बोन्स इतनी हार्ड कैसे हो जाती हैं? बोन्स हार्ड हो जाती हैं कैल्शियम सॉल्ट की वजह से। इनमें कैल्शियम सॉल्ट पाए जाते हैं। कोलेजन फाइबर तो मिलेंगे सब जगह, सारे कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर मिलते हैं, लेकिन ब्लड में नहीं मिलते, ध्यान रखना। तो इसमें कोलेजन फाइबर भी मिलते हैं।
जिससे बोन्स को, हड्डियों को मजबूती मिलती है, जिससे हड्डियों को मजबूती मिलती है। तो हड्डियां जो होती हैं यानी बोन्स हार्ड होती हैं और इनका मैट्रिक्स यानी ग्राउंड सब्सटेंस नॉन प्लायबल है, लचीला नहीं होता है। हड्डियां कहां लचीली होती हैं? हड्डियां हार्ड कैसे हो जाती हैं? कैल्शियम सॉल्ट और कोलेजन फाइबर, खास करके कैल्शियम सॉल्ट की वजह से। हड्डियों में हार्ड होने से क्या है? हड्डियों में हार्ड होती है किसकी वजह से? कैल्शियम सॉल्ट और कोलेजन फाइबर, विच गिव बोन इज स्ट्रेंथ। ये कैल्शियम सॉल्ट और कोलेजन फाइबर हड्डी को मजबूती देते हैं। बोन की सेल्स कहलाती हैं ऑस्टियोसाइट्स और ये भी छोटे छोटे कैविटीज में रहती हैं। जैसे कार्टिलेज की सेल छोटे कैविटीज में रहती हैं, वैसे बोन्स की सेल भी छोटे छोटे कैविटीज में रहती हैं। लेकिन यहां पे कैविटीज का नाम भी दे रखा है, वहां पे नाम नहीं लिखा, याद करना ही आता ही है। बोन्स भी छोटे छोटे कैविटीज में रहती हैं और इन कैविटीज, इन स्पेसेस को हम लोग लैक्यूनी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्यूनी। अब बोन को समझना है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी जो लंबी हड्डी है, मान लो कोई फीमर है, ये एक लंबी हड्डी है, सबसे लंबी हड्डी तुम्हारी फीमर है। इस हड्डी को तुम किनारे की तरफ देखोगे तो काफी हार्ड होती है। जब इस हड्डी का तुम सेक्शन काटोगे, इस हड्डी को हाथ में पकड़ा, ऐसे सेक्शन काटा, तो किनारे की तरफ काफी हार्ड होती है ये बोन, बीच में उतनी हार्ड नहीं होती। तो किनारे वाली जो हड्डी है वो कॉम्पैक्ट बोन है और अंदर वाली स्पॉन्जी होती है। अंदर वाली कैसी है? तो हड्डियां किनारों पर काफी हार्ड होती हैं, कॉम्पैक्ट बोन होती है, और अंदर से उतनी हार्ड नहीं होती, स्पॉन्जी होती। कैसी होती है? तो अगर किनारे वाली हड्डी, बिल्कुल जो किनारे किनारे होती है, यानी किनारे वाली हड्डी तो हो गई कॉम्पैक्ट बोन। कौन सी बोन है? कॉम्पैक्ट। उसको देखोगे तो तुम्हें क्या नजर आएगा? जब तुम कॉम्पैक्ट बोन का सेक्शन काटते हो, जरा गौर करना, जब तुम किसी कॉम्पैक्ट बोन का सेक्शन काटते हो, ये मान लो हड्डी है, ये लंबी हड्डी थी, तुमने ऐसे सेक्शन काटा, लंबी हड्डी का ऐसे भी काटा है सेक्शन और ऐसे भी काटा। ऐसे काटा तो ये दिख रहा है, एक हाथ में हड्डी पकड़ ली ऐसे, ऐसे सेक्शन काटा, ये ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन काट लिया तो आपको गोल गोल दिख रहा है। और लंबाई में सेक्शन काटोगे लॉन्गिट्यूडनल तो आपको ऐसे भी दिख रहा है। तो बोन आपको ऐसे भी दिख रही है, ट्रांसवर्स सेक्शन और ये लॉन्गिट्यूडनल, या वर्टिकल सेक्शन कहते हैं। अब इधर देखो, बोन का जब आप सेक्शन काटते हो खास करके कॉम्पैक्ट बोन का, किनारे वाली बोन, तो उसमें कुछ यूनिट्स दिखाई पड़ते हैं। ये यूनिट्स, इन यूनिट्स को कहते हैं ऑस्टियन। इन यूनिट्स को क्या बोलते हैं? इन यूनिट्स को कहते हैं ऑस्टियन। तो हमारी जो कॉम्पैक्ट बोन है छोटे छोटे यूनिट से बनी, ये भी इसमें आधा दिखा रखा है, ये सेक्शन में आधा आया है क्योंकि यहां से काटा, फिर यहां से लंबाई में भी काट दी हड्डी को, पहले से चौड़ाई में काटा, इस जगह से लंबाई में भी, तो इसमें आधा ऑस्टियन इसमें भी आ गया। तो बोन्स जो होती है कुछ यूनिट से मिलकर के बनी होती हैं, कॉम्पैक्ट बोन, उन यूनिट्स को कहते हैं ऑस्टियन। उन यूनिट्स को क्या बोलते हैं? ऑस्टियन। ऑस्टियन के बीच में कैनाल होती है, इस कैनाल को कहते हैं हैवर्सियन कैनाल। इस कैनाल को बोलते हैं हैवर्सियन कैनाल। इस ऑस्टियन के बीच में कैनाल गुजरती है, इस कैनाल को बोलते हैं हैवर्सियन कैनाल। तो यहां पर ये कैनाल दिख रही है, दिख रही है। जब इसको लंबाई में इधर से लंबाई में भी सेक्शन काटा हुआ है, तो यहां पर तुम्हें हैवर्सियन कैनाल, ये ऑस्टियन आधा आया इसमें सेक्शन में, बीच में कैनाल है हैवर्सियन कैनाल। हैवर्सियन कैनाल लंबाई में भी दिख रही है, तो इधर भी हैवर्सियन कैनाल, इस वाले ऑस्टियन की हैवर्सियन कैनाल। दो हैवर्सियन कैनाल आपस में जुड़ी रहती हैं वोल्कमैन कैनाल से। किससे? वोल्कमैन कैनाल से। अरे भैया, ये एक ऑस्टियन की हैवर्सियन कैनाल ये हो गई, दूसरे ऑस्टियन की हैवर्सियन कैनाल ये हो गई। दो हैवर्सियन कैनाल ट्रांसवर्सली जुड़ी रहती हैं, दो हैवर्सियन कैनाल ट्रांसवर्सली जुड़ी है, कौन सी कैनाल से? वोल्कमैन कैनाल। इस तरह के सिस्टम को हम लोग कहते हैं, हड्डियों में ऑस्टियन है, हैवर्सियन कैनाल है, दो हैवर्सियन कैनाल ट्रांसवर्सली जुड़ी हुई हैं वोल्कमैन कैनाल से।
इस तरह के सिस्टम को कहते हैं हैवर्जियन सिस्टम। बोन में इस तरह के सिस्टम को कहा जाता है हैवर्जियन सिस्टम, और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमेलियन बोन का। ऐसा कहां नजर आता है? मैमेलियन बोन के अंदर। तो फिर से देखो जरा, जब हम किनारे वाली हड्डी यानी कॉम्पैक्ट बोन का सेक्शन काटते हैं, ध्यान से सुनना, तो हमको छोटे छोटे गोल गोल यूनिट्स नजर आते हैं। इन यूनिट्स को हम लोग ऑस्टियन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्टियन के बीच में कौन सी कैनाल है? ऑस्टियन के बीच में हैवर्जियन कैनाल है, और दो हैवर्जियन कैनाल्स को ट्रांसवर्सली कौन कैनाल जोड़ रही है? वोल्कमैन कैनाल जोड़ती है। हैवर्जियन ऑस्टियन है, हैवर्जियन कैनाल है, वोल्कमैन कैनाल। हड्डियों में इस तरह के सिस्टम को कहा जाता है हैवर्जियन सिस्टम, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमेलियन बोन का। किसका? ये सब पढ़ाया जाएगा तुम्हें एमबीबीएस में डिटेल में, हम तो बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं। अब तुम जरा सा देखना, तो एक हड्डी के अंदर एक कॉम्पैक्ट बोन में ढेर सारे तुम्हें ऑस्टियन मिलते हैं, और बीच से गुजरती है हैवर्जियन कैनाल। इस हैवर्जियन कैनाल में ब्लड वेसल्स होती हैं। क्या होती हैं? इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज और वेन। आर्टरीज जो होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये बोन में लाती है, और गंदा खून बोन से ले जाती है वेन्स। तो हड्डियों की जो सेल्स हैं उनमें ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, वो आता है हैवर्जियन कैनाल के थ्रू और बोन की सेल में चला जाएगा। बोन की सेल में चला जाएगा, और बोन की सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है वो वापस आएगी हैवर्जियन कैनाल के अंदर, जो वेन्स हैं इसके जरिए यहां से निकल के ये वापस आएगी, हार्ट में आएगी ये ब्लड। तो बोन्स को ब्लड कैसे मिलता है? बोन्स को ब्लड यानी ऑक्सीजन और ग्लूकोज कैसे मिलता है? क्योंकि बीच में होती है हैवर्जियन कैनाल। हैवर्जियन कैनाल में धमनियां यानी आर्टरीज होती हैं, जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज लाती हैं और बोन्स को पहुंचाती हैं। बोन्स के अंदर जो बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, और वो वेन्स के जरिए यहां से वापस चली जाती है। वेन्स इसको ले जाती हैं यहां से बोन्स से वापस। अब तुम्हें जरा समझना है बोन्स की यूनिट क्या है, कॉम्पैक्ट बोन की यूनिट्स। कॉम्पैक्ट बोन की यूनिट्स क्या थी? ऑस्टियन है। ऑस्टियन के बीच से कैनाल गुजर रही है, हैवर्जियन कैनाल। ट्रांसवर्सली हैवर्जियन कैनाल किससे जुड़ी है? वोल्कमैन कैनाल। इस तरह के सिस्टम को क्या कहते हैं? हैवर्जियन सिस्टम कहते हैं। कौन सी बोन में मिलता है? मैमेलियन बोन। इसका फोटो लो पहले एक बार जल्दी से। ये समझाने वाला डायग्राम है, एनसीईआरटी में नहीं है। चलो देखते एक ऑस्टियन कैसा दिखता है, जब समझ में आएगी कहानी तुम्हें। ये बोन्स के यूनिट्स हैं, इनको बोलते हैं ऑस्टियन। एक ऑस्टियन ये बना है, इधर थोड़ा बना है और इधर थोड़ा बना है। जो कॉम्पैक्ट बोन बनी होती है ऑस्टियन से, किससे बनी है? ऑस्टियन से बनी है। ये ऑस्टियन, ये वाला देखो, ऑस्टियन के बीच से क्या गुजरती है? एक ऑस्टियन हमने बना रखा है यहां पे, इसके बीच से गुजरेगी हैवर्जियन कैनाल। हैवर्जियन कैनाल में ब्लड वेसल होती हैं, और इसमें नर्व वगैरह होती है, बाकी मत पढ़ना। इसमें आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं और नर्व्स, ये सारी होती हैं। बीच से गुजरती है हैवर्जियन कैनाल, ये हैवर्जियन कैनाल। तो हैवर्जियन कैनाल में आर्टरीज है, वेन्स है और नर्व्स है। आर्टरीज जो होती हैं बोन्स की सेल को ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुंचाती हैं, और बोन की सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को वेन्स ले जाती हैं। अब जरा देखना, एक ऑस्टियन है। ऑस्टियन में बोन का मटेरियल लेयर्स के रूप में जमा होता है। बोन का मटेरियल क्या है? कैल्शियम सॉल्ट है। क्या है? कैल्शियम सॉल्ट जो होते हैं वो लेयर के रूप में जमा होते हैं। ये लेयर दिख रही ना, ये इन लेयर्स को कहते हैं लैमेली। ये लेयर्स क्या कहलाती हैं? ये एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये। तो बोन्स में जो कैल्शियम सॉल्ट्स लेयर के रूप में जमा होते हैं, इसे लैमेली बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? लैमेली।
तो कुछ लोगों की हड्डियां पतली होती हैं, कुछ लोगों की हड्डियां चौड़ी हैं। जिनकी चौड़ी उनमें लेमेली ज्यादा होंगे, लेयर्स ज्यादा होंगी। तो कैल्शियम सॉल्ट जो होते हैं वो लेयर के रूप में जमा होते रहते हैं। इन लेयर्स को लेमेली कहते हैं, लेयर्स को लेमेली कहते हैं। बोन्स की सेल्स जो कहलाती हैं वो ऑस्टियोसाइट्स हैं। बोन की सेल्स कहलाती हैं ऑस्टियोसाइट्स। ये छोटे छोटे कैविटीज में रहती हैं। उन कैविटीज को लैक्यूनी कहते हैं। इन कैविटीज को क्या बोलते हैं? बोन की सेल छोटे छोटे कैविटीज में रहती हैं। इन कैविटीज को लैक्यूनी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्यूनी। ये एक लैक्यूनी है और ये दूसरी लैक्यूनी है, बोन्स, ये लैक्यूनी। ये इसमें बोन्स की सेल्स रहती हैं जो काले काले बने हैं। जो काले काले बने हैं, क्या ये लैक्यूनी है? क्या ये लैक्यूनी? यानी छोटे छोटे गड्ढे हैं, गड्ढे कैविटीज। इनके अंदर रहती हैं बोन सेल्स। इन लैक्यूनी के अंदर रहती हैं बोन्स की सेल। अरे बोन्स की सेल यानी ऑस्टियोसाइट कहां रहती हैं? इन गड्ढों के अंदर रहती हैं। बोन्स की सेल्स यानी ऑस्टियोसाइट्स इन छोटे छोटे गड्ढों में रहती है, इन्हें बोलते हैं लैक्यूनी। क्या बोलते हैं? लैक्यूनी। इन ऑस्टियोसाइट से कुछ प्रोसेस निकलते हैं। ये प्रोसेस इन सेल से कुछ छोटी छोटी नहरें जैसी निकलती हैं, ऐसे समझो। इन सेल से कुछ छोटी छोटी नहरें जैसी निकलती हैं। इन्हें कैनालिक्यूलाई बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें कैनालिक्यूलाई बोलते हैं। कैनालिक्यूलाई। बस अब तो सब सारी कहानी होगी, इसका सबको मैं समेट रहा हूं। तुम बताओ, हमारी जो किनारे की हड्डी काफी कॉम्पैक्ट होती है, उसकी यूनिट्स क्या कहलाती हैं? यूनिट्स क्या कहलाती हैं? ऑस्टियन। ऑस्टियन के बीच से क्या है? बीच में क्या मौजूद है? हैवर्सियन कैनाल। हैवर्सियन कैनाल में ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं, यानी आर्टरीज है, वेन्स है और नर्व्स होते हैं। बोन का जो मटेरियल है यानी कैल्शियम सॉल्ट, ये लेयर के रूप में जमा होते हैं। लेयर्स को क्या बोलते हो? लेयर्स को लैमेली कहते हैं। एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये। बोन्स के सॉल्ट जो होते हैं वो लेयर के रूप में जमा होते हैं, उन्हें लैमेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये बोन्स की लेयर्स हैं। जितनी ज्यादा लेयर होंगी उतनी हड्डी चौड़ी होगी। और देखो, बोन्स की जो सेल्स हैं इनको क्या कहते हैं? इनको ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। छोटे छोटे गड्ढों में मौजूद हैं। ये जो काले काले बने हैं ना छोटे छोटे गड्ढे, इनको लैक्यूनी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इन लैक्यूनी के अंदर ये बोन की सेल्स यानी ऑस्टियोसाइट्स रहती हैं। इन बोन की सेल से पतली पतली नहरें, कैनाल्स निकलती हैं। इन बोन की सेल से पतली पतली कैनाल्स निकलती हैं, इन्हें बोलते हैं कैनालिक्यूलाई। क्या बोलते हैं? कैनालिक्यूलाई। अब देखो कुदरत ने कितना जबरदस्त निजाम बनाया है। कैसे? देखो जरा, हड्डी, हर एक सेल को ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए। हमारी हर एक सेल को क्या चाहिए? सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और ऊर्जा के लिए ग्लूकोज चाहिए। बोन की सेल में कैसे पहुंचेगा ऑक्सीजन और ग्लूकोज? कुदरत का करिश्मा देखो। यहां से आर्टरीज लेकर आती हैं। हैवर्सियन कैनाल के अंदर आर्टरी है। आर्टरी लेकर के आती है ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ब्लड के अंदर रहता है। आर्टरीज के अंदर और जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज है। ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज इन्हीं कैनालिक्यूलाई के जरिए एक बोन सेल से दूसरी बोन सेल से तीसरी बोन सेल, क्योंकि सारी बोन सेल्स आपस में जुड़ी रहती हैं कैनालिक्यूलाई से। किससे? पतली पतली नहरें हैं, इनमें ब्लड जा सकता है इसमें। तो हैवर्सियन कैनाल से जो ब्लड आता है जिसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज है, वो इन्हीं कैनालिक्यूलाई से एक बोन सेल से दूसरी बोन सेल से तीसरी बोन सेल में चला जाता है। तो सारी बोन सेल में ब्लड चला जाता है इन्हीं छोटी छोटी कैनाल्स के जरिए, नहरों के जरिए। इन्हें कैनालिक्यूलाई कहते हैं। कर ले जाओगे ना, इससे ज्यादा तुम्हें नहीं चाहिए। दिस मच इज टू मच। बोन्स की यूनिट्स क्या कहलाती है बता दो? कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन की यूनिट ऑस्टियन है। इनके बीच से कैनाल गुजर रही है, हैवर्सियन कैनाल है। हैवर्सियन कैनाल में क्या मौजूद है? ब्लड वेसल्स और नर्व्स, आर्टरीज है, वेन्स है और नर्व्स है। बोन का जो मटेरियल लेयर के रूप में जमा होता है, लेयर्स को क्या बोलते हैं? लैमेली।
इन लैमेली में गड्ढे होते हैं जिन्हें बोलते हैं लैक्यूनी। इन्हीं गड्ढों के अंदर बोन्स की सेल यानी ऑस्टियोसाइट्स रहती है। बोन की सेल्स इन्हीं लैक्यूनी में रहती हैं। अब जरा देखना, इन बोन की सेल से पतली पतली कैनाल्स निकलती हैं, उन्हें कैनालिक्यूलाई बोलते हैं। और सारी बोन्स की सेल आपस में जुड़ी रहती हैं इन्हीं कैनालिक्यूलाई के जरिए। इन्हीं कैनालिक्यूलाई के जरिए सभी को ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिल जाता है। ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिल जाता है। कर ले जाओगे ना? चलो, एनसीईआरटी का डायग्राम में बहुत अच्छा नहीं है, इसीलिए इसका डायग्राम मैंने अलग से लिया। फोटो ले लो, इसको ड्रॉ कर लेना अपनी कॉपी पे। अरे डॉक्टर बनने जा रहे, कोई मामूली नहीं हो, तो मेहनत करना पड़ेगी। चलो एनसीईआरटी का डायग्राम देखते हैं। एनसीईआरटी ने कौन सा डायग्राम बनाया? अब देखो, इनका डायग्राम से तो कुछ जाहिर ही नहीं हो रहा है क्या ये कहना चाहता है, फिर भी कोशिश करते हैं। बोन की सेल यहां पर कहीं पे हवा में है, पता नहीं कहां। ये है तुम्हारे जो लैक्यूनी है, ये क्या है? ये सब बोन की सेल इन्हीं लैक्यूनी में रहती है। अभी तो तुमको ये ऑस्टियन दिख रहा है, ये एक ऑस्टियन है। क्या ये ऑस्टियन में लेयर्स दिख रही है? ये एक लेयर ये दिख रही है, एक लेयर ये दिख रही है। ये जो लेयर्स दिख रही है लैमेली है। क्या ये बोन्स के लेयर है लैमेली। इन लैमेली में जो गड्ढे दिख रहे हैं, ये सब काले काले जो बने हैं, इन गड्ढों को कहते हैं लैक्यूनी। इन गड्ढों को क्या बोलते हैं? इन गड्ढों को बोलते हैं लैक्यूनी। इन गड्ढों को बोलते हैं लैक्यूनी। ये लैक्यूनी गड्ढे हैं और इन्हीं गड्ढों के अंदर है बोन सेल। ये सही से लेबलिंग नहीं है। ये इन्हीं गड्ढों के अंदर रहती हैं बोन सेल्स, इन्हीं लैक्यूनी में रहती हैं। तो बहुत छोटी सी बनाना पड़ेगी तुम्हें इसके अंदर, इन्हीं के अंदर। और ये जो प्रोसेस निकलने, छोटे छोटे प्रोसेस दिख रहे हैं ना, ये क्या है? ये कैनालिक्यूलाई है। इन्हीं कैनालिक्यूलाई के जरिए सारी बोन सेल्स आपस में जुड़ी रहती हैं। इन्हीं कैनालिक्यूलाई के जरिए सारी बोन सेल्स आपस में जुड़ी हैं। ये कैनालिक्यूलाई है। तो यहां पर ऑस्टियन है और बीच में ये क्या है? ये भी तो लिखो, हैवर्सियन कैनाल है। क्या ये हैवर्सियन कैनाल है? इसके अंदर क्या क्या मिलेगा? इसके अंदर ब्लड वेसल्स होंगी, यानी आर्टरीज और वेन्स होंगी। इसके अंदर नर्व्स वगैरह होंगी। तो यहां पर ये बना रखा है, ये एक ऑस्टियन, ऑस्टियन के बीच में हैवर्सियन कैनाल। ये जो लेयर्स दिख रहे हैं 1 2 3, ये सब लेयर ये लैमेली है। काले काले जो बने हैं गड्ढे हैं, ये लैक्यूनी है। और इन्हीं के अंदर बोन सेल्स है। और बोन सेल से निकले हैं कैनालिक्यूलाई। क्या निकले हैं? इसको तुम अपना देख सकते हो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, समझ लेना ये कायदे से। आगे देखें, बड़ा करके देखना चाहते हैं और बड़ा करके देख सकते हो। ये हैवर्सियन कैनाल है। ये लेयर दिख रही है, 1 2 3 लेयर है, लैमेली है। ये बीच में हैवर्सियन कैनाल दिख रही है, ये हैवर्सियन कैनाल है। ये लैमेली दिख रही है, लैमेली। ये लैक्यूनी है, ये लैक्यूनी। लैक्यूनी दिख रहा है, लैक्यूनी। इन लैक्यूनी के अंदर बोन की सेल्स है। नाम क्या है बोन की सेल का? ऑस्टियोसाइट्स है। क्या है? इन्हीं गड्ढों के अंदर बोन की सेल ऑस्टियोसाइट। और इनसे जो प्रोसेस निकलना है, यही तो कैनालिक्यूलाई है। क्या है ये कैनालिक्यूलाई है। अब तुम ले सकते हो क्या? फोटो भी लेना चाहो ले सकते।
ये तो बाकी तुम्हारे ऊपर है कैसे तुम्हें सीखना है। चलो आगे देखते हैं। बोन्स कैसी होती हैं, जरा हार्ड होती, बहुत हार्ड कैसे हो जाती हैं बोन्स ये? बोन्स का जो ग्राउंड सब्सटेंस यानी मैट्रिक्स है, बोन्स का जो ग्राउंड सब्सटेंस यानी मैट्रिक्स है वो हार्ड होता है और नॉन प्लायबल लचीला नहीं होता। हार्ड हो जाता है कैल्शियम सॉल्ट और कोलेजन फाइबर की वजह से। ये कैल्शियम सॉल्ट और कोलेजन फाइबर बोन्स को मजबूती देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं। बोन सेल्स ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन स्पेसेस कॉल्ड लैक्यूनी। बोन की सेल छोटे छोटे गड्ढों में होती हैं, स्पेसेस मतलब कैविटी, छोटे छोटे गड्ढों में होती है, कैविटी में, स्पेसेस में, उन्हें लैक्यूनी बोलते हैं। बोन्स प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। बोन्स हमारा ढांचा बनाती हैं। फर्स्ट ईयर में जाओगे ना एमबीबीएस करने तो तुम्हें ह्यूमन स्केलेटन खरीदना पड़ेगा, हड्डियों का बना होता है। हमारे शरीर का ढांचा तैयार करती हैं ये हड्डियां, तुम्हें स्केलेटन लेना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में। बोन्स क्या करती हैं? सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यूज एंड ऑर्गन। बोन्स जो होती हैं हमारे सॉफ्ट टिश्यू और ऑर्गन की सुरक्षा करती हैं। हमारे चारों तरफ बोन्स है, अंदर ऑर्गन्स हैं, तो अंदर जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनकी सुरक्षा कर रही हड्डियां और जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनकी भी। तो हमारे शरीर में जो सॉफ्ट टिश्यूज अंदर हैं और जो ऑर्गन्स है उसको सपोर्ट करती हैं और उसकी सुरक्षा करती हैं हड्डियां। लिम्ब बोन्स जो लंबी हड्डियां हैं, हमारे पैर और हाथ की हड्डियां, सच एज लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग, जैसे हमारे पैर की लंबी हड्डियां। सर्व वेट बियरिंग फंक्शन, ये हमारे शरीर का वजन ढोती हैं। हमारे सारे शरीर का वजन हमारी लंबी इस हड्डी पर है, जो हमारे हाथ पैर की, खास करके जो पैर की हड्डियां होती हैं उन पे हमारे पूरे शरीर का वजन है, हमारे वजन को ढोती हैं। तो लिम्ब बोन्स खास करके पैर की हड्डियां हैं। लॉन्ग बोन्स ऑफ लेग्स, पैर की लंबी हड्डियां जैसे फीमर, फीमर सबसे लंबी हड्डी। सर्व वेट बियरिंग फंक्शन, यह हमारे शरीर का वजन झेलती है, सारा शरीर का वजन इसके ऊपर है। बोन्स ऑल्सो इंटरैक्ट विद स्केलेटल मसल्स अटैच टू देम। जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो हमारी हड्डियों से चिपकी रहती हैं। ये जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो हमारे हड्डियों से चिपकी रहती हैं और हमें चलने में मदद करती हैं। तो जब हम चलते हैं उसमें दोनों की मदद मिलती है, हड्डियों की भी और मसल्स की भी। और वो मसल्स जो हमारी हड्डियों से चिपकी रहती हैं उनको स्केलेटल मसल्स कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? जो हमारे स्केलेटन से चिपकी हैं। ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस इन द रेड बोन मैरो प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन। लंबी हड्डियों के सिरे पर हमारा ब्लड बनता है। लंबी हड्डी है ना, अगर ऊपर से काटोगे ना, मुर्गे के तुम लेग पीस ऊपर से चबाओ तो लाल लाल निकलेगा अंदर। ऊपर जो होता है लाल रंग का गूदा होता है, रेड बोन मैरो। लंबी हड्डियों के सिरे पर लाल रंग का बोन मैरो होता है, गूदा, जहां पर आपका ब्लड बनता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट बनती हैं। आपका ब्लड कहां बनता है? आपका ब्लड कहां बनता है? ब्लड बनता है लंबी हड्डियों के सिरे के ऊपर। लंबी हड्डियों के सिरे पर क्या मिलेगा? लंबी हड्डियों के सिरे पर तुम्हें क्या मिलेगा? लंबी हड्डियों के सिरे पर मिलेगा रेड बोन मैरो। क्या मिलेगा? लाल रंग का गूदा मिलेगा। और इस लाल रंग के गूदे में ब्लड बनता है, ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स बनती हैं, सारी बनती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बनती हैं लंबी हड्डियों के सिरे पर। ब्लड यहां पर बनता है जिसमें रेड बोन मैरो होती है। तो इतना पहले याद करो। बोन्स जो होती हैं वो हमारे शरीर का ढांचा तैयार करती हैं। स्ट्रक्चर, फ्रेम का मतलब ढांचा बनाती हैं। ये सपोर्ट करती हैं और सुरक्षा करती हैं। ये हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं और सुरक्षा देती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू है, मुलायम टिश्यूज और ऑर्गन, ये टिश्यूज और ऑर्गन को सपोर्ट करती हैं और उसकी सुरक्षा करती हैं। जो लिम्ब की हड्डियां हैं, हाथ और पैर की हड्डियां, खास करके पैर की जो लंबी हड्डियां हैं, पैर की जो लंबी हड्डियां हैं वो हमारा वजन ढोती हैं।
सारे शरीर का वजन इनके ऊपर होता है। सारे शरीर का वजन इन्हीं पे होता है। हड्डियों से चिपकी रहती हैं स्केलेटल मसल्स, और दोनों मिल करके हमारा मूवमेंट कराती हैं। हम लोग चलते हैं बिकॉज ऑफ बोन्स एंड मसल्स। ये हड्डियां यानी बोन्स और स्केलेटल मसल्स ये मूवमेंट में मदद करते हैं। ब्लड सेल्स जो होती हैं ये लंबी हड्डियों के सिरे पर जो रेड बोन मैरो है यहां पर बनती है। तो लंबी हड्डियों के सिरे पर जो लाल रंग का गूदा पाया जाता है, जब लंबी हड्डियों के सिरे को काटोगे अंदर में अगर लाल लाल, इसको बोलते हैं रेड बोन मैरो। और यहीं पर ब्लड सेल्स बनती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट बनती हैं। तो अभी आप पढ़ रहे हैं स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। आपने कार्टिलेज सीख लिया, आपने बोन के बारे में सीख लिया, अब आता है ब्लड। क्या है? रक्त, ब्लड। ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द रेड बोन मैरो प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन। लंबी हड्डियों के सिरे पर, लॉन्ग बोन्स यानी लंबी हड्डियों के सिरे पर, एंड्स पर लाल रंग का गूदा पाया जाता है, रेड बोन मैरो होती है, और यहां पर ब्लड की सेल्स बनती हैं। ब्लड की सेल्स का मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तुम्हारे कहां बनेगा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट कहां बनेगा? लंबी हड्डियों के सिरे पर जो लाल रंग का रेड बोन मैरो होता है, लाल रंग का गूदा है, उसमें बनता है। तो अगर तुम्हारे शरीर में ब्लड बनना बंद हो जाए तो किस चीज का ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। यानी तुम्हारी बोन मैरो खराब हो गई है, ब्लड बनना बंद हो गया है, ए प्लास्टिक एनीमिया हो गया, अब ब्लड नहीं बन रहा, तो तुम्हें लगातार ब्लड चढ़ाया जाएगा अगर तुम्हें जिंदा रखना है। अक्सर क्या होता है, हम लोग उल्टी सीधी दवाइयां खा लेते हैं, खास करके दर्द वगैरह की दवाइयां, तो हमारा जो रेड बोन मैरो ये स्विच ऑफ हो जाता है, ये बंद हो जाता है। तो दर्द की दवाइयां बहुत सोच समझ के खाना। ये बोवरॉन है, आइबुजेसिक है, ब्रूफेन है, ये सब मत खाना ऐसे। बहुत ज्यादा दर्द की दवाइयां जो लेते हो ना, ये तुम्हारे रेड बोन मैरो को स्विच ऑफ, बंद कर देंगी, और ये रेड बोन मैरो आपका ब्लड सेल्स बनाना बंद कर देंगी, ब्लड बनना बंद हो जाएगा। ज्यादा दर्द की दवाइयां, उल्टी सीधी दवाइयां लेने से, कुछ दवाइयां आती हैं जैसे कुछ ऑटो इम्यून के लिए आती हैं दवाइयां, खास करके दर्द की दवाइयां तुम ऐसे समझो, अभी ज्यादा मत जाओ। कुछ दवाइयां लेने से बोन मैरो हमारी खराब हो सकती है, तो ब्लड बनना बंद हो जाता है, एनीमिया हो जाएगा, ए प्लास्टिक एनीमिया। तो तुम्हारा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कहीं दूसरे की बोन मैरो लेकर के तुम्हारे बोन मैरो में डालनी पड़ेगी वहां पे। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें प्लाज्मा होता है और सेल्स पाई जाती हैं। ब्लड में प्लाज्मा और सेल्स होती हैं, 3 तरह की सेल्स होती है ब्लड में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट। तो हमारे ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ये एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो लिक्विड फॉर्म में है, ये तरल संयोजी ऊतक है, और इसमें प्लाज्मा और सेल्स होती हैं। 3 तरह की सेल्स होती हैं प्लाज्मा में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इट इज द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स। ब्लड एक मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, पूरे बॉडी में परिसंचरण करता है, दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, जो बहुत सारी चीजों को शरीर में पहुंचाता है। क्या क्या पहुंचाता है शरीर में? खास करके ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ग्लूकोज वगैरह हमारी शरीर की सारी सेल्स में कैसे पहुंचेगी? ब्लड के जरिए। तो ब्लड जो होता है ये मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, ये हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, और ब्लड के जरिए हर एक सेल को मिलती है ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिल जाता है। तो हर एक सेल को ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुंचाता है ब्लड। तो इतना ध्यान रखना, ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें ना फाइब्रोब्लास्ट होती है, ना कोलेजन फाइबर होते हैं। यहां पर लिख लेना, ब्लड में नो फाइब्रोब्लास्ट, नो कोलेजन फाइबर। ये याद कर लेना, ये आता है। कौन सा ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें ना फाइब्रोब्लास्ट होती हैं
और ना कोलेजन फाइबर्स होते हैं। बाकी सारे कनेक्टिव टिश्यूज में, चाहे कार्टिलेज हो, चाहे बोन हो, चाहे लूज कनेक्टिव टिश्यू हो, चाहे डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, सारे कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं, ब्लड को छोड़ करके। ब्लड में ना फाइब्रोब्लास्ट होती है ना कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब दो टिश्यूज तुम्हारे हो गए हैं, एपिथेलियल टिश्यू हो गया और कनेक्टिव टिश्यू हो गया। कनेक्टिव टिश्यू में तुमने पढ़ा लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और साथ में स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। साथ में स्पेशल में 3 पढ़ लिया तुमने, कार्टिलेज पढ़ लिया, बोन पढ़ लिया और ब्लड। ब्लड के बारे में ज्यादा इसलिए नहीं दे रखा क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी में काफी डिटेल में। अब तीसरा टिश्यू आता है मस्कुलर टिश्यू यानी मसल टिश्यू। तीसरा टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू यानी मसल टिश्यू। अब हर एक मांसपेशी, तुम एक मांसपेशी को निकालो यहां से, जो हड्डी से चिपकी है मांसपेशी, इस सबको बाहर निकालो। हर एक मांसपेशी बनी होती है बहुत सारे लंबे लंबे, हर एक मांसपेशी बनी होती है बहुत सारे लंबे लंबे सिलिंड्रिकल धागों से, बेलनाकार। एक मांसपेशी के अंदर बहुत सारे बेलनाकार धागे होते हैं। ये बेलनाकार धागे पैरेलल एक दूसरे के होते हैं। इन बेलनाकार धागों को हम लोग कहते हैं मसल फाइबर। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं मसल फाइबर्स। तो हमारी हर एक मांसपेशी बनी होती है मसल फाइबर से। अरे बकरा अकरा खाते हो तो उसमें सब ये धागे धागे दिखते नहीं है मीट के अंदर, वो सब मसल फाइबर है। वो सब क्या है? मसल फाइबर है। नहारी वारी खाओ तो उसमें बोंगों का सब अलग अलग हो जाते हैं सब, नालक। इधर देखो, तो हमारी जो मांसपेशी जो होती है, मांसपेशी वो लंबे लंबे धागों से बनी है। इन्हें मसल फाइबर या मसल सेल्स कहते हैं। मसल फाइबर या मसल सेल। तो एक मसल के अंदर तुम्हें क्या मिलेंगे? एक मसल के अंदर तुम्हें मिलेंगे, एक मांसपेशी के अंदर मिलेंगे तुम्हें मसल फाइबर्स। क्या मिलेंगे? मसल फाइबर्स। इन मसल फाइबर्स को मसल सेल्स भी कहते हैं। ये लंबे लंबे धागे होते हैं बेलनाकार, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। हर एक मांसपेशी के अंदर ढेर सारे होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर है। इन मसल फाइबर के अंदर, एक मसल फाइबर के अंदर और पतले धागे पाए जाते हैं। एक मसल फाइबर के अंदर और पतले धागे होते हैं, इन्हें मायोफाइब्रिल कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें मायोफाइब्रिल कहते हैं। इनको मायोफाइब्रिल्स या माइक्रोफिलामेंट्स भी कहते हैं, या मायोफिलामेंट्स कह लो। तुम मायोफाइब्रिल देखो बस। तो एक मसल फाइबर के अंदर ढेर सारे मायोफाइब्रिल्स होते हैं, लेकिन ये दो तरह के मायोफाइब्रिल्स होते हैं। ध्यान से सुनो, ये दो तरह के मायोफाइब्रिल्स होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और मायोफाइब्रिल दो तरह के होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। फिर से जरा ध्यान देना। एक मसल को तुमने बाहर निकाल लिया, पूरी काट के हड्डी से जो चिपकी थी पूरी। एक मसल के अंदर ढेर सारे मिलते हैं तुमको मसल फाइबर्स यानी मसल सेल्स। एक मसल फाइबर के अंदर तुमको मिलेंगे ढेर सारे मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल में ये पतले पतले धागे हैं, ये दो प्रकार के हैं, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन और बहुत डिटेल में ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम सिखाएंगे, अब यहां हल्के से देख लो। तो तुम्हारी एक मसल किससे बनी है? एक मसल बनी है मसल फाइबर से। ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। एक मसल फाइबर के अंदर क्या मौजूद है? एक मसल फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल है, पतले फिलामेंट है, पतले धागे हैं। दो तरह के होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। तो ईच मसल इज मेड अप ऑफ मैनी लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड इन पैरेलल अरेज। हमारी हर एक मांसपेशी ढेर सारे लंबे लंबे बेलनाकार मसल फाइबर से बनी होती है, जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। These fibers are composed of numerous fine fibrils
ये जो फाइबर्स होते हैं ये पतले पतले धागों के बने हैं। इन पतले पतले धागों को कहते हैं मायोफाइब्रिल, या एक मसल फाइबर के अंदर पतले धागे होते हैं जिन्हें मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। लेकिन मायोफाइब्रिल्स में दो तरह के धागे होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। मसल जो होती हैं ये सिकुड़ती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जब ये मसल सिकुड़ती हैं तो ये छोटी हो जाती हैं, और जब ये फैलती हैं, रिलैक्स का मतलब जब ये फैलती हैं, जब ये फैलती हैं तो लंबी हो जाती हैं, अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आ जाती हैं, और ऐसा कोऑर्डिनेटेड फैशन में होता है। मसल्स देखो, ये है, ये तुम्हारी मांसपेशी, ऐसे करने से छोटी हो गई, ये कॉन्ट्रैक्ट कर गई, फिर ऐसा करने से फिर लंबी हो गई, रिलैक्स कर गई, रिलैक्स है तो कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन जब करते हैं मसल का तो वो छोटी हो जाती है, और रिलैक्स होने पर अपनी जगह पे वापस आ जाती है, लंबी हो जाती है। लेकिन ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में होना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में समन्वय होता है, वरना अगर नहीं समन्वय होगा तो कहोगे मांसपेशी में खिंचाव आ गया, गर्दन में आज दर्द हो रहा है। गर्दन में दर्द क्यों हो रहा है? कि मांसपेशी में जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है वो सही तरीके से नहीं हो पाया। ऊंचा तकिया रख के तुम सो गए थे, गर्दन टेढ़ा मेढ़ा हुआ, तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन सही से हो नहीं पाया। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैसे होना चाहिए? कोऑर्डिनेटेड फैशन में। इसमें जबरदस्त समन्वय होता है, तभी से मांसपेशियों में कोई खिंचाव वगैरह नहीं पैदा होगा। खिलाड़ी उड़ाड़ी खेलते ना मैदान में क्रिकेट, पता लगा मस्कुलर क्रैम्प्स आ गए, तो जब बहुत ज्यादा तेजी से तुम उसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कराओगे तो उनमें कोऑर्डिनेशन हो सकता है गड़बड़ा जाए। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन, समन्वय होना चाहिए। जब मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो छोटी हो जाती है, और रिलैक्स होने पर अपनी वापस जगह पे आ जाती है, अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आ जाती है, वापस अपनी जगह पे आ जाती है। द एक्शन मूव्स द बॉडी टू एडजस्ट टू द चेंजेस in the environment and to maintain the position of the various parts of the body। जो मांसपेशियां मूव करती हैं, मांसपेशियों के जो एक्शन से, मांसपेशियों में जब एक्शन होता है यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, मूव्स द बॉडी टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। हमारा शरीर मूव करता है। हमारा शरीर क्यों मूव करता है? हमारा शरीर मूव करता है क्योंकि एनवायरमेंट में चेंज हो रहे हैं, and to maintain the position of various parts of the body। हमारे शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में, हमारे शरीर के डिफरेंट पार्ट्स की जो पोजीशन को मेंटेन करने के लिए ये हमारी मसल्स में एक्शन होता है। इसको ऐसे समझो, पहले इतना समझ लो, पहले इतनी सारी बातें, फिर यहां समझो। हर एक मसल जो बनी होती है ढेर सारे मसल फाइबर की, एक मसल फाइबर के अंदर होते हैं पतले मायोफाइब्रिल्स, लेकिन ये दो तरह के होते हैं, एक्टिन और मायोसिन। इसको नोट कर लेना। मसल्स जो होती हैं कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो छोटी हो जाती हैं, और रिलैक्स करती है तो ये अपनी वापस जगह पे आती हैं। लेकिन इनमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ये इनमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वरना क्रैम्प्स आ सकते हैं, उनमें दर्द हो सकता है। लेकिन जब भी हम मसल को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कराते हैं तो स्टिमुलस चाहिए, बिना स्टिमुलस के नहीं होता है। संकेत होता है, ये ब्रेन तक जाता है। मसल को हम कॉन्ट्रैक्ट जो रिलैक्स कराते हैं इसका संकेत कहां पहुंचता है? ब्रेन है। तो ब्रेन हमसे कहता है इसको कॉन्ट्रैक्ट कराओ, इसको रिलैक्स कराओ। तो कोई स्टिमुलेशन होना चाहिए, बिना स्टिमुलेशन के हम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कराएंगे। हमको चलना है तो हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स कराएंगे, कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, रिलैक्स कराएंगे। तो हमें चलना, ये स्टिमुलेशन है, ब्रेन तक के जाएगा। अब देखो, देयर एक्शन मूव्स द बॉडी टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। मसल्स का जो एक्शन है ये हमारे शरीर को चलाने में मदद करता है। हमारा शरीर क्यों चल रहा है? टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। अगर एनवायरमेंट में कुछ बदलाव हुए उसको एडजस्ट करने के लिए मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और हम मूव करते हैं। ऐसे इसको सिंपल समझो। आसपास तुमको शेर दिखाई पड़ गया एनवायरमेंट में, तुम भागोगे नहीं भागोगे?
मसल्स का एक्शन आ जाएगा। एनवायरमेंट में कोई चेंज हुआ, तुम्हारे सामने एकदम से शेर आ गया, वातावरण में किधर आ गया शेर, तो मांसपेशियों में एक्शन होगा, भागोगे नहीं। भागने का मतलब मांसपेशियों में एक्शन हुआ और तुमने अपने शरीर को दौड़ करके तुम दूर चले गए, एडजस्ट कर लिए, यहां से उधर भाग गए। तो अगर एनवायरमेंट में कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे तुम्हारे आसपास कोई शेर वगैरह एकदम से आ गया, तो इन मांसपेशियों में एक्शन होगा और तुम्हारी बॉडी उसी हिसाब से यहां से तुम वहां भाग गए। मूव्स द बॉडी टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। या तुम यहां पे खड़े थे, एंड टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स, कह रहा कि हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट्स की पोजीशन को मेंटेन करने के लिए मसल्स में एक्शन होता है। अरे भैया, एक जगह पे अब खड़े हैं, हाथ पैर भी तो हिला रहे हैं, मुद्राएं बदल रहे हैं। ये मुद्राएं कैसे बदल रहे हैं? मांसपेशियों में एक्शन की वजह से हो रहा है। मांसपेशियों में एक ही जगह पे खड़े हुए हम डांस भी कर रहे हैं, हाथ पैर हिला रहे हैं, तो हमारे जो मांसपेशियों में एक्शन हो रहा है उसकी वजह से हम अपने बॉडी की मुद्राओं को बदल रहे हैं, बॉडी की मुद्राओं को बदल रहे हैं। तो मसल्स के एक्शन से हम अपने शरीर को मूव कराते हैं अगर कोई वातावरण में कोई बदलाव आता है, और इन्हीं मांसपेशियों की मदद से हम अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को की जो पोजीशन उसको मेंटेन रखते हैं। अपने हाथ को ऐसे किए हुए, मसल्स का रोल है इसमें। हमने हाथ को ऐसे कर लिया, मसल्स का रोल हो रहा है। इन जनरल ये सब याद करने की बातें नहीं है, ये तो जनरल पॉइंट्स हैं। मसल्स प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। कहना क्या चाहता है ये कि मसल्स जो होती हैं शरीर के सारे मूवमेंट में मदद करती हैं। मूवमेंट दो तरह के हैं, एक तो यहां से मूवमेंट हुआ, हम इधर से भाग के इधर आ गए, एनवायरमेंट की वजह से शेर को देखा था, उधर से इधर आ गए। एक हम यहीं पे खड़े हुए अपने हाथ पैर को हिला रहे हैं, पीटी कर रहे हैं। तो मसल्स का मतलब हो गया ये हमारे सारे मूवमेंट्स में मदद करती है। हम अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं तब भी मसल्स का रोल है, और एक जगह पे खड़े हुए अपने शरीर के डिफरेंट पार्ट्स को एडजस्ट कर रहे हैं, ये भी एक तरह का जो है क्या है, ये भी इसमें मसल्स का रोल है। इसमें क्या है? मसल, ये भी एक तरह का मूवमेंट है। तो मसल्स सब तरह के मूवमेंट में एक्टिव रोल प्ले करती हैं। मसल्स तीन तरह की होती हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक के मसल्स आया था सवाल, ये डायग्राम आया था 2024 में, सेम डायग्राम आया था। कितने तरह की मसल्स हैं यहां पे? तीन तरह के मसल्स हैं। कौन कौन से दिख रहे हैं? स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। अब जरा देखो, एक एक को देखो जरा। ये तुम्हारी स्केलेटल मसल्स है। स्केलेटल मसल का मतलब ये होता है ये हमारी हड्डियों से चिपकी रहती हैं, हमारे स्केलेटन से चिपकी हैं। वो मांसपेशियां यानी वो मसल्स जो हमारी हड्डियों से चिपकी होती हैं उनको स्केलेटल मसल्स कहते हैं। वो मसल्स जो हमारी हड्डियों से चिपकी हैं उनको क्या बोलेंगे? स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। ये वाली कहलाती हैं स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स जो होती हैं इनको विसरल मसल कहते हैं। विसरल, ये हमारे आंतों की दीवार पे होती है, विसरल ऑर्गन की दीवार पे है, तो ये विसरल मसल है। स्मूथ वाली मसल्स जो होती हैं ये हमारी आंतों की दीवार पे होती हैं, ब्लड वेसल की दीवार पे होती हैं, तो इन्हें विसरल मसल कहते हैं। और ये वाली जो मसल्स हैं ये हमारे हृदय की दीवार पे होती हैं, हार्ट की दीवार पे, ये कार्डियक मसल्स है। क्या है ये? तो मसल्स कितने तरह की हैं जरा बताओ? मसल्स तीन तरह की हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल। तीनों के नाम याद करो, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल्स हमारी हड्डियों से चिपकी हैं, स्मूथ मसल्स हमारे आंतों की दीवार पर और ब्लड वेसल्स की दीवार पे होती हैं, खास करके आंतों की दीवार पर, तो इन्हें विसरल मसल भी कहते हैं, विसरल। और कार्डियक मसल्स हमारे हार्ट की दीवार पे है, हार्ट की दीवार पे। ये तीन तरह की मसल्स हमारी बॉडी में। इधर आओ, ये जो स्केलेटल मसल्स हैं इनकी मदद से हम लोग चलते भी हैं, ये मूवमेंट में मदद करती हैं, अपने बॉडी को एडजस्ट हम लोग मूव कर रहे हैं, एक इधर से इधर आ गए। कौन सी मसल्स ने मदद की?
स्केलेटन, ये हड्डियों से चिपकी रहती हैं। इनमें खास बात क्या होती है, इनके ऊपर तुम्हें दिखाई पड़ते हैं लाइट और डार्क बैंड्स, यानी इन पे धारियां दिखाई पड़ती हैं। इन पे क्या दिखाई पड़ रहे हैं, लाइट बैंड्स, और इन मांसपेशियों पे लाइट बैंड्स होते हैं, हल्के वाले बैंड्स, इनमें लाइट बैंड्स होते हैं और इनमें डार्क बैंड्स होते हैं। इन मांसपेशियों में तुम्हें लाइट और डार्क बैंड्स नजर आते हैं, ऐसे देख रहे हो ना। इन मांसपेशियों में तुमको क्या नजर आ रहा है, ये है डार्क बैंड, ये है लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड। तो ये लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड। तो इन मसल्स के ऊपर यू फाइंड लाइट एंड डार्क बैंड्स। लाइट एंड डार्क बैंड्स की वजह से इन पे हमको धारियां धारियां नजर आ रही, नहीं धारी धारी जैसे बने हुए हैं। तो इन मसल्स पे लाइट और डार्क बैंड होते हैं, यानी धारियां पाई जाती हैं। तो ये स्ट्राइटेड होती हैं। कैसी होती हैं, स्ट्राइटेड का मतलब इनमें धारियां होती हैं, ये स्ट्राइटेड मसल्स होती हैं। स्ट्राइटेड का मतलब हो गया इन पे लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं, धारियां, इन पे लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं। यहां दिख रहा है, यहां तो नहीं दिख रही है, इस पे लाइट और डार्क बैंड्स नहीं होते, तभी से नाम पड़ गया स्मूथ। ये चिकनी होती हैं, इनमें धारियां नहीं होती हैं, ये स्मूथ मसल्स हैं। कार्डियक वाले में दिख रही नहीं दिख रही है, अरे दिख रही हैं, डार्क बैंड भी है, लाइट बैंड भी है, डार्क बैंड भी, लाइट। तो कार्डियक मसल्स भी स्ट्राइटेड होती है, स्ट्राइशंस हैं ये। कार्डियक मसल्स पे भी धारियां नजर आ रही हैं। तो कार्डियक मसल्स भी कैसी हैं, कार्डियक मसल्स भी स्ट्राइटेड होती है, कार्डियक मसल्स भी स्ट्राइटेड होती हैं। तो तीन तरह की मसल्स तुमको नजर आ रही हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक। स्केलेटल और कार्डियक मसल्स पे तुम्हें स्ट्राइशंस दिखते हैं, तो ये दोनों स्ट्राइटेड मसल्स हैं, इनमें धारियां होती हैं, लाइट और डार्क बैंड दिखते हैं। लेकिन स्मूथ मसल्स में कोई लाइट और डार्क बैंड नहीं नजर आ रहे, ये चिकनी होती हैं, स्मूथ होती हैं। स्केलेटल मसल्स कहां होती हैं, ये हमारी हड्डियों से चिपकी रहती हैं, मूवमेंट्स में मदद करती हैं। स्मूथ मसल्स कहां होती हैं, ये हमारे आंतों की दीवार पे होती हैं, ब्लड वेसल्स की दीवार पे होती हैं, यूट्रस की दीवार पे होती हैं, यहां पर होती है, आंतों की दीवार पे, ब्लड वेसल्स की दीवार, एलिमेंट्री कैनाल की दीवार पे, ब्लड वेसल की दीवार पे, और यूट्रस गर्भाशय की दीवार पे भी होती है। कार्डियक मसल्स हमारे हार्ट की दीवार पे होती है, और ये भी स्ट्राइटेड है। कैसी है, स्ट्राइटेड है। तीसरी चीज, ये मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं, इनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। ये वाली कैसी हैं, मल्टी न्यूक्लिएट। तो स्केलेटल मसल्स जो होती है वो मल्टी न्यूक्लिएट, एक सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट को सिनसीशियल कहते हैं, सिन, तो ये सिनसीशियल होते हैं, इनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं हर एक सेल में, तो ये मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट का दूसरा नाम है सिनसीशियल। सिनसीशियल बहुत पहले आया एक बार। इनमें एक ही न्यूक्लियस, इनका न्यूक्लियस तो दिख रहा है भैया, इनमें न्यूक्लियस बहुत क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन इनकी हर एक मसल फाइबर में कितना न्यूक्लियस दिख रहा, एक। तो ये यूनी न्यूक्लिएट है। कैसी है, ये यूनी न्यूक्लिएट, और ये भी यूनी न्यूक्लिएट होती है। तो मल्टी न्यूक्लिएट इनमें कौन सी है, मल्टी न्यूक्लिएट होती है स्केलेटल मसल्स, स्मूथ और कार्डियक मसल्स यूनी न्यूक्लिएट है, इनकी हर एक सेल में केवल एक न्यूक्लियस है। यहां हर एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। स्केलेटल मसल्स मल्टी न्यूक्लिएट यानी सिंसीशियल होते हैं। अब जरा होती है चौथी बात, स्केलेटल मसल्स को हम अपनी इच्छा से सिकोड़ सकते, फैला सकते, कर सकते नहीं, और सिकोड़ रहे, फैला रहे, सिकोड़ रहे, फैला रहे। तो ये ऐच्छिक पेशियां होती है, वॉलेंट्री होती हैं। ये वाली पेशियां कैसी हैं, वॉलेंट्री होती हैं, ऐच्छिक है। ये
हम अपनी इच्छा से इनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करा सकते हैं। आंतों की दीवार को तुम करा सकते हो? नहीं करा सकते हो। आंतों की दीवार पे होती है स्मूथ मसल्स, इनके कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं हम पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस सुना होगा तुमने? आंतों की दीवार में जो मूवमेंट होते हैं उसे बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। तभी तो भोजन हमारा आगे भागता है। आंतों में भोजन चलता कैसे है? क्योंकि आंतों की दीवार पर कुछ मूवमेंट्स होते हैं, पेरिस्टाल्सिस, क्रमानुकुंचन गतियां होती हैं। वो स्मूथ मसल्स की मदद से होती हैं, जिन्हें हम अपनी इच्छा से मूव नहीं करा सकते। अरे आंतों की दीवार का मूवमेंट तुम करा सकते हो सकता है बाबा रामदेव करा ले जाए, तुम ना करा पाओगे। ये अनैच्छिक होती हैं। कैसी हैं? अनैच्छिक, इनवॉल्यूंटरी हैं। कैसी हैं? हार्ट, हृदय की दीवार की जो मसल्स है, इनका मूवमेंट तुम अपनी मर्जी से करा सकते हो? नहीं, इनका भी मूवमेंट तुम अपनी मर्जी से नहीं करा सकते हो। तो ये इनवॉलेंट्री, अनैच्छिक पेशियां हैं, अपनी इच्छा से मूवमेंट नहीं करा सकते। तो इनमें ऐच्छिक कौन सी है? वॉलेंट्री केवल स्केलेटल मसल्स जो होती है वॉलेंट्री होती हैं, जिन्हें अपनी इच्छा से मूव करा सकते हैं। जबकि स्मूथ और कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो इनवॉलेंट्री है। कैसी हैं? तो चलो अभी 4-5 हमने बताए तुम्हें। स्केलेटल मसल्स तुमको कहां नजर आती है पहले बताओ। ये हमारे स्केलेटन से चिपकी, हड्डियों से चिपकी है। स्मूथ मसल्स तुम्हें कहां नजर आती हैं? एलिमेंट्री कैनाल की दीवार पे मिल जाती हैं, ब्लड वेसल की दीवार पे मिल जाती हैं, यूट्रस की दीवार पर भी मिल जाती हैं। कार्डियक मसल्स कहां मिलती हैं? हार्ट की वॉल पे, हृदय की दीवार पर होती हैं। इनमें से धारियां यानी स्ट्राइशंस कहां हैं? कौन कौन सी स्ट्राइटेड हैं इसमें? स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स पे धारियां नजर आती हैं, लाइट और डार्क बैंड्स। तो ये स्ट्राइटेड है और ये स्मूथ है, ये बीच वाली स्मूथ है। इनमें से मल्टी न्यूक्लिएट कौन सी है? स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएट यानी सिंसिशियल है। स्मूथ और कार्डियक मसल यूनी न्यूक्लिएट है। कैसी है? यूनी न्यूक्लिएट। अपनी इच्छा से मूवमेंट हम करा सकते हैं। वॉलेंट्री होती है कौन सी? स्केलेटन वॉलेंट्री होती है, अपनी इच्छा से इनका मूवमेंट हम करा सकते हैं। स्मूथ और कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री हैं, अपनी इच्छा से इनका मूवमेंट नहीं करा सकते। अब जरा देखो किसमें ब्लड सप्लाई और माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे बताओ। जिसका ज्यादा काम होगा, जिनसे हम ज्यादा काम लेंगे, उनमें ब्लड सप्लाई और माइटोकॉन्ड्रिया। अरे भैया हम चलते हैं, बहुत काम करते हैं, और हार्ट भी हमारा बहुत काम करता है, हमेशा बीट कर रहा है। जब हम चलते हैं तो बहुत ऊर्जा चाहिए, और हार्ट को बीट करने के लिए भी बहुत ऊर्जा चाहिए। तो ब्लड सप्लाई और माइटोकॉन्ड्रिया यहां और यहां ज्यादा होंगे। स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल बहुत काम करती हैं, तो इनमें ब्लड सप्लाई और माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होती है, इनमें कम होती है स्मूथ मसल्स में। 2-3 बातें और देखो, इतनी बातें सीखी, 2-3 बातें और हैं। ये जो स्केलेटल मसल्स हैं इनको गौर से जरा और देखो। इनमें जो मसल फाइबर दिख रहे हैं तुम्हें, ये एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं। ये मसल फाइबर हैं, एक दूसरे के पैरेलल है। मसल फाइबर एक दूसरे के पैरेलल होने के साथ साथ ये आपस में कवर्ड रहते हैं कनेक्टिव टिश्यू की शीट से। ये पैरेलल होने के साथ साथ कवर्ड किससे हैं? कनेक्टिव टिश्यू की शीट। कनेक्टिव टिश्यू की शीट यहां भी मिलती है, कनेक्टिव। तो ढेर सारे मसल फाइबर इकट्ठा हो जाते हैं, चारों तरफ से घिर जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू की शीट से। तो एक तरह का प्रोटेक्शन हो गया, इन मांसपेशियों का एक तरह का प्रोटेक्शन है। कनेक्टिव टिश्यू की शीट से ये घिरे होते हैं। फिर से देखो, स्केलेटल मसल में जो मसल फाइबर हैं एक दूसरे के पैरेलल दौड़ते हैं और चारों तरफ से घिरे हैं, कवर्ड है किससे? कनेक्टिव टिश्यू की शीट से। तो जब मांसपेशी निकालते हो तो पूरी पूरी निकलती है, करेली कहते हैं, करेली बॉन्ग, पूरा पूरा निकलता साथ। कनेक्टिव टिश्यू की शीट से घिरे रहते हैं ये स्केलेटल मसल फाइबर, और स्मूथ मसल फाइबर भी घिरे रहते हैं कनेक्टिव टिश्यू के शीट से।
लेकिन स्मूथ मसल फाइबर में एक खास बात है, ये खास बात है, ये फ्यूजी फॉर्म होते हैं, ऊपर से पतले हैं टेपर और नीचे से पतले हैं टेपर और बीच से फूले हैं, बीच से फूले हैं, जैसे मूली का शेप होता है। तो इनका आकार जो होता है, ये आकार कहलाता है फ्यूजी फॉर्म। फ्यूजी फॉर्म का मतलब होता है किनारे किनारे पतला और बीच से फूला। तो स्मूथ मसल का जो शेप है वो फ्यूजी फॉर्म है। कैसा है? फ्यूजी फॉर्म का मतलब हो गया किनारे किनारे से पतले और बीच से फूली होती है ये। तो उधर देखा, स्केलेटल मसल में जो मसल फाइबर पैरेलल है, कवर्ड किससे है? कनेक्टिव टिश्यू की शीट से कवर्ड है। स्मूथ मसल फाइबर भी कनेक्टिव टिश्यू की शीट से कवर्ड है। लेकिन यहां पर ये जो स्मूथ मसल फाइबर, यहां पर जो सेल्स नजर आ रही मसल सेल्स, वो फ्यूजी फॉर्म है। कैसी हैं? अरे किनारे किनारे से पतले हैं मसल फाइबर और बीच से फूले हुए हैं मूली जैसा, फ्यूजी फॉर्म कहलाता है। इधर आ जाओ, कार्डियक मसल सेल जो होती है ब्रांच होती है, इसमें ब्रांचेस दिख रही हैं, अभी शाखाएं निकल रही हैं। अरे भैया ये ब्रांच होती है, लिख लेना, ये आ सकता है। कार्डियक मसल फाइबर जो होते हैं ये ब्रांच होते हैं। ये देख रहे हो, ये कार्डियक मसल्स फाइबर्स ये ब्रांच होते हैं, ब्रांच। अब एक बात और, सेल जंक्शंस हमने कहा तुम्हें पढ़ाए थे, दो एनिमल सेल के बीच में पाए जाते हैं सेल जंक्शंस। ये हमने तुम्हें एपिथेलियल टिश्यू में बताए थे और खासकर कंपाउंड एपिथेलियम में। किसमें? दो एनिमल सेल के बीच में सेल जंक्शंस पाए जाते हैं। ये कॉमनली रिपोर्टेड होते हैं कंपाउंड एपिथेलियम में, यानी एपिथेलियल टिश्यू में। ये सेल जंक्शंस में हमने तुमको बताए थे टाइट जंक्शंस, अडहियरिंग जंक्शंस और गैप जंक्शंस। याद आ रहा होगा, वो यहां भी मिलते हैं और यहां भी मिलते हैं। तो सेल जंक्शंस तुमको इन मसल फाइबर्स की सेल में मिलते हैं, इन मसल सेल्स में मिलते हैं, इन मसल सेल्स के बीच में मिलते हैं और इन मसल सेल्स के बीच में भी मिलते हैं सेल जंक्शंस। तो सेल जंक्शंस तुमको यहां और यहां नजर आएंगे। यहां पर क्या होता है? सेल जंक्शंस, जिन्हें हम कम्युनिकेशन जंक्शंस भी कहते हैं, दो एनिमल से, दो कार्डियक सेल के बीच में नजर आ रही है, जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल। दो कार्डियक सेल के बीच में यहां पे हमको जंक्शंस नजर आते हैं। इन जंक्शंस को हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन जंक्शंस। इनको कहते हैं कम्युनिकेशन जंक्शन, इनको कहते हैं कम्युनिकेशन जंक्शंस। दो कार्डियक सेल्स के बीच में पाए जाते हैं कम्युनिकेशन जंक्शन। इनको इंटरकैलेटेड डिस्क भी कहते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क। तो दो कार्डियक मसल सेल्स के बीच में, दो कार्डियक मसल सेल्स के बीच में पाए जाते हैं कुछ जंक्शंस। इन जंक्शंस को हम लोग कम्युनिकेशन जंक्शंस भी कहते हैं या इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क भी कहते हैं। अब देखो, अब अगर एक मसल कार्डियक सेल को कोई सिग्नल मिला, एक कार्डियक सेल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सिग्नल मिला, तो ये सिग्नल इन्हीं कम्युनिकेशन जंक्शंस की मदद से सारी कार्डियक सेल्स के अंदर, सारी कार्डियक मसल सेल में पहुंच जाता है और हार्ट एक यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसको जरा समझना फिर से। अगर एक कार्डियक मसल सेल को हमने कोई स्टिमुलस दिया, तो ये संवेदना या ये सूचना इंटरकैलेटेड डिस्क कह लो या कम्युनिकेशन जंक्शंस की मदद से सारी कार्डियक मसल सेल में पहुंच जाती है। अगर किसी एक कार्डियक मसल सेल्स को हमने स्टिमुलेट किया, तो ये स्टिमुलेशन
सारी कार्डियक मसल सेल्स में कैसे पहुंच जाता है? इन्हीं कम्युनिकेशन जंक्शंस या इंटरकैलेटेड डिस्क के द्वारा। ये जो कम्युनिकेशन जंक्शंस या इंटरकैलेटेड डिस्क हैं, ये किसी भी स्टिमुलेशन को कार्डियक के हृदय की सारी सेल्स में, हृदय की सारी कार्डियक मसल सेल्स में पहुंचा देते हैं। तो अगर एक कार्डियक मसल सेल को कोई सूचना मिली, स्टिमुलस मिला, तो ये स्टिमुलस बाकी कार्डियक सेल्स में कैसे जाता है? अगर एक कार्डियक सेल को हमने स्टिमुलेट किया, तो ये स्टिमुलेशन बाकी कार्डियक मसल सेल्स में कैसे जाएगा? इन्हीं कम्युनिकेशन जंक्शन या इंटरकैलेटेड डिस्क की मदद से। तो ये कम्युनिकेशन जंक्शंस या इंटरकैलेटेड डिस्क इस स्टिमुलेशन को सारी कार्डियक सेल्स में पहुंचा देते हैं और हार्ट एक यूनिट की तरह, हार्ट एक इकाई की तरह कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये कितने तरह की मसल्स हैं? पूरा एक साथ देख लो सारा। 3 तरह की मसल्स है। कौन कौन सी हैं? स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल। अब जरा देखना, स्केलेटल मसल कहां मिल रही हैं? हमारे स्केलेटन यानी हड्डियों से चिपकी, हमारे स्केलेटन यानी हड्डियों से चिपकी हैं। स्मूथ मसल्स कहां पाई जाती हैं? स्मूथ मसल्स हमारे एलिमेंट्री कैनाल की दीवार पे, ब्लड वेसल की दीवार पे, यूट्रस की दीवार पे, यूट्रस की यहां वगैरह होती हैं। कार्डियक मसल्स कहां पाई जाती हैं? हमारे हार्ट की दीवार पे, हमारे हार्ट की दीवार। लाइट और डार्क बेल्ट्स यानी स्ट्राइशंस, ये 2 जगह नजर आते हैं, स्केलेटल मसल पे और कार्डियक मसल। ये स्ट्राइटेड होती है, इनमें स्ट्राइशंस होते हैं, गहरी और हल्की धारियां पाई जाती हैं, स्ट्राइशंस होते हैं। तीसरी बात, ये जो स्केलेटल मसल की सेल्स होती हैं, ये एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं यानी सिनसीशियल होती हैं, जबकि स्मूथ मसल और कार्डियक मसल सेल्स यूनी न्यूक्लिएट है। कैसी हैं? इनमें भी एक ही न्यूक्लियस नजर आ रहा है, एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस नजर आ रहा, वो मल्टी न्यूक्लिएट यानी सिनसीशियल स्केलेटल। स्मूथ और कार्डियक यूनी न्यूक्लिएट, स्मूथ और कार्डियक यूनी न्यूक्लिएट। हम अपनी इच्छा से इनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करा सकते हैं। तो ये वॉल्यूम्ट्री है। कैसी हैं? ऐच्छिक पेशियां हैं, हम अपनी इच्छा से सिकुड़ सकते, फैला सकते, लेकिन इन दोनों को हम अपनी इच्छा से ना सिकुड़ सकते, ना फैला सकते, ना कॉन्ट्रैक्शन करा सकते, ना रिलैक्सेशन। तो ये इनवॉलेंट्री है, अनैच्छिक पेशियां हैं। इनमें इनका काम बहुत ज्यादा होता है शरीर में। तो इनमें ब्लड सप्लाई स्केलेटन में और कार्डियक में ब्लड सप्लाई और माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं, ब्लड सप्लाई और माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ज्यादा काम करती हैं ये ध्यान रखना। फिर हमने 2-3 बातें जो अलग अलग बताई हैं। अलग अलग क्या है? यहां पे जो मसल फाइबर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, चारों तरफ से किससे कवर्ड हैं? कनेक्टिव टिश्यू की शीट से, कनेक्टिव टिश्यू की। स्मूथ मसल फाइबर भी चारों तरफ से कवर्ड है, किससे? ये भी कवर्ड होते हैं कनेक्टिव टिश्यू की शीट से। लेकिन स्मूथ मसल फाइबर फ्यूजिफॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं? फ्यूजिफॉर्म, किनारों से पतले हैं और बीच से फूले हैं, ये भी ध्यान रखना। ये वाले ब्रांच है, ये कैसे हैं? ये मसल फाइबर ब्रांच है, तो शाखा नजर आ रही है, देखो सेल, ये मसल फाइबर ब्रांच है। और सेल जंक्शंस इनमें पाए जाते हैं, सेल जंक्शन इनमें, 2 सेल्स के बीच में जंक्शंस पाए जाते हैं, इनमें और इनमें पाए जाते हैं। यहां पर जो कम्युनिकेशन जंक्शंस होते हैं 2 सेल के बीच में, इनका क्या काम होता है? इन कम्युनिकेशन जंक्शन का दूसरा नाम क्या है? इंटरकैलेटेड डिस्क। अगर हार्ट की एक कार्डियक मसल सेल को कोई स्टिमुलस यानी सूचना मिलती है कॉन्ट्रैक्ट करने की, एक कार्डियक मसल सेल को सिकुड़ने का कोई सूचना मिली, तो यह सूचना बाकी कार्डियक मसल सेल्स में कैसे पहुंच जाती है? इन्हीं कम्युनिकेशन जंक्शंस या इंटरकैलेटेड डिस्क की मदद से। तो एक सेल को जो सूचना मिलती है वो हार्ट की सारी मसल सेल्स में पहुंच जाती है, इन्हीं कम्युनिकेशन जंक्शन यानी इंटरकैलेटेड डिस्क की मदद से, और हार्ट एक यूनिट की तरह सिकुड़ता है एक साथ।
कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट करता है। कर ले जाओगे? चलो बताओ, इनमें कौन से जो कनेक्टिव टिश्यू की शीट से घिरी है? स्केलेटन और स्मूथ मसल। कौन सी ऐसी जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होते हैं? स्केलेटल और कार्डियक। कौन सी अपनी इच्छा से मूवमेंट करा सकते, वॉलंटरी है? स्केलेटल। कौन सी मल्टी न्यूक्लिएट है? स्केलेटल मल्टी न्यूक्लिएट होती है। कौन सी ऐसी होती है जो ब्रांच है? कार्डियक ब्रांच है। कार्डियक कैसी है? कौन सी स्ट्राइटेड है जिनमें धारियां हैं? स्केलेटल और कार्डियक मसल। ये किसमें कम्युनिकेशन जंक्शंस या इंटरकैलेटेड डिस्क है? कार्डियक मसल्स में होती हैं। कौन सी फ्यूजी फॉर्म है? स्मूथ मसल्स होती हैं फ्यूजी फॉर्म है। कैसी हैं? चलो अब कर लेना, आप आपको सवाल गलत कर दोगे तो मार खाओगे। पढ़ लेते हैं बस, ले लो फोटो ले लो। चले, हो गया। चलो तीनों में कंपैरिजन देख लेते हैं। तीन तरह की मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ या विस्ट्रल मसल्स और कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स देखो पहले। स्केलेटल मसल्स कैसी होती है जरा देखो। अटैच टू द स्केलेटल बोन्स, ये हमारी हड्डियों से चिपकी रहती हैं। अ टिपिकल मसल सच एज बाइसेप, डोला शोला जो होते हैं ना, बाइसेप और ट्राइसेप, ये जो डोला शोला बनाते हुए इसे निकल आता है और पैर में भी। तो जो टिपिकल मसल है बाइसेप, ये एक तरह की स्केलेटल मसल है। बाइसेप और ट्राइसेप्स होती हैं, जो तुम बॉडी वॉडी जब बिल्ड करते हो तो बनाते हो। ये बाइसेप ऐसे निकल आता है, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स पैर। तो ये स्ट्राइटेड होती है। कैसी होती हैं? स्ट्राइटेड होती है स्केलेटल मसल। स्ट्राइटेड का मतलब क्या है? इसके ऊपर लाइट बैंड और डार्क बैंड्स मिलते हैं। स्ट्राइप्स होती है, धारियां होती हैं। एंड बंडल टुगेदर इन ए पैरेलल फैशन, ये मसल सेल्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। कैसी हैं? अरे ये मसल फाइबर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। A sheath of tough connective tissue encloses several bundles of muscle fiber. इन मसल फाइबर के बहुत सारे बंडल्स को चारों तरफ से घेरती है कनेक्टिव टिश्यू की शीट। अपनी इच्छा से इनका मूवमेंट हम करा सकते हैं। वी कैन कॉन्ट्रैक्ट देम, हम कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं। तो ये वॉलंटरी है। कैसी हैं? फिर से देखो, एनसीईआरटी ने इतना ही लिखा है। स्केलेटल मसल्स हमारी स्केलेटल बोन से चिपकी होती हैं। हमारे हाथ और पैर में जो मांसपेशियां हैं, बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स हैं, ये स्केलेटल मसल्स हैं। ये स्ट्राइप्ड होते हैं। स्ट्राइप्ड का मतलब स्ट्राइटेड है, इनमें धारियां होती हैं, लाइट बैंड और डार्क बैंड होते हैं। कहता है कि स्केलेटल मसल फाइबर्स आर बंडल टुगेदर इन ए पैरेलल फैशन। ये मसल फाइबर्स एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और मिल करके बंडल भी बनाते हैं। मिल करके बंडल। तो ये मसल फाइबर पैरेलल है, मिलके बंडल बनाते हैं और ये बंडल चारों तरफ से घिरे रहते हैं। ये बंडल चारों तरफ से घिरे रहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू की शीट से घिरे रहते हैं। तो स्केलेटल मसल फाइबर्स पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके बंडल जैसा बनाते हैं और बहुत सारे बंडल चारों तरफ से घिरे रहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू की शीट से घिरे रहते हैं। अपनी इच्छा से इनका कॉन्ट्रैक्शन हम करा सकते हैं। तो ये ऐच्छिक पेशियां होती हैं, वॉलंटरी होती हैं। अब इधर स्मूथ, टेपर एट बोथ द एंड, ये दोनों सिरों पर पतली होती है। दोनों सिरों पर पतली, बीच से फूली, तो ये फ्यूजी फॉर्म है। ये कैसी है? फ्यूजी फॉर्म होती, मूली जैसी, बीच से फूली, किनारे किनारे पतली। एंड डू नॉट शो स्ट्राइशन, इस पे धारियां नहीं होती, तभी से ये चिकनी यानी स्मूथ होती है। नाम पड़ा स्मूथ क्योंकि इस पे लाइट और डार्क बैंड्स नहीं होते, धारियां नहीं होती हैं, तभी से स्मूथ हो गई। सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर, यहां पे सेल जंक्शंस मिलेंगे और यहां पर भी सेल जंक्शंस होते हैं। दो सेल्स के बीच में क्या पाए जाते हैं? सेल जंक्शंस। सेल जंक्शंस मसल सेल्स को पकड़े रहते हैं और
मसल फाइबर्स को, स्मूथ मसल फाइबर्स को पकड़े रहते हैं सेल जंक्शंस। दो स्मूथ मसल फाइबर के बीच में सेल जंक्शंस होते हैं, जिससे ये आपस में चिपके रहते हैं। हमने बताया ना, टाइट जंक्शंस, एडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन, याद आ रहा हो? तो सेल जंक्शंस स्मूथ मसल फाइबर्स को पकड़े रहते हैं, और स्मूथ मसल फाइबर भी के बंडल बन जाते हैं, और ये बंडल भी घिरे रहते हैं कनेक्टिव टिश्यू की शीट से घिरे रहते हैं। तो मसल फाइबर्स मिलके यहां भी बंडल बनाते हैं, और यहां भी बनाते हैं मसल फाइबर के बंडल, और बंडल्स घिरे रहते हैं कनेक्टिव टिश्यू की शीट से, यहां पर भी, स्केलेटन में भी, और स्केलेटल मसल में भी, और विसरल मसल में भी। तो मसल फाइबर्स मिलके बंडल्स बनाते हैं, जो चारों तरफ से कवर्ड रहते हैं कनेक्टिव टिश्यू की शीट से। वॉल ऑफ ब्लड वेसल, स्मूथ मसल्स कहां पाई जाती हैं? ब्लड वेसल की दीवार पे होती है। ये स्टमक और इंटेस्टाइन की दीवार पे होती है, यूट्रस की दीवार पे होती है। तो इस तरह के मसल फाइबर तुम्हें कहां मिलेंगे स्मूथ वाले? वॉल ऑफ ब्लड वेसल यानी आर्टरीज और वेन्स की दीवार पे, स्टमक और इंटेस्टाइन की दीवार पे, और यूट्रस भी लिख सकते हैं, यूट्रस पढ़ाएंगे आगे। यूट्रस के दीवार पे भी होते हैं स्मूथ मसल फाइबर। अपनी इच्छा से हम इनका मूवमेंट तो करा नहीं सकते, ये कैसे है? इनवॉलेंट्री, अनैच्छिक पेशियां है। एज देयर फंक्शनिंग कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड, इनके फंक्शन को हम सीधा कंट्रोल नहीं कर सकते अपनी इच्छा से। अपनी इच्छा से इनका कॉन्ट्रैक्शन हम नहीं करा सकते। वी यूजुअली आर नॉट एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट, हम सामान्यतः इनका मूवमेंट नहीं करा सकते। अरे हमारे पेट की दीवार पर हैं, इनका मूवमेंट हम अपनी इच्छा से नहीं करा सकते, तो ये इनवॉलेंट्री है। कैसी है? इनवॉलेंट्री। इधर आओ। कार्डियक मसल्स कहां पाई जाती हैं? ये प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट, ये हार्ट पर होती है। सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द कार्डियक मसल सेल्स एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। सेल जंक्शंस, ये सेल जंक्शंस तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होते हैं, मालूम है तुमको? दो सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं सेल जंक्शंस, टाइट जंक्शंस, एडहेरिंग जंक्शंस, गैप जंक्शंस। तो सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल्स, कार्डियक मसल सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं सेल जंक्शंस, जिसकी वजह से ये कार्डियक मसल सेल्स आपस में चिपक जाती हैं। एंड मेक देम स्टिक टुगेदर, कार्डियक मसल सेल आपस में स्टिक कर जाती हैं, आपस में चिपक जाती हैं। कम्युनिकेशन जंक्शंस, ये सेल जंक्शंस में कुछ विशेष हैं जिन्हें बोलते हैं कम्युनिकेशन, और कहीं नहीं मिलते ये कम्युनिकेशन जंक्शन। कम्युनिकेशन जंक्शन जैसे जिन्हें कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। कम्युनिकेशन जंक्शंस एक तरह के सेल जंक्शंस हैं, कम्युनिकेट करेंगे। अगर एक हार्ट की मसल की सेल को कोई स्टिमुलस मिला, तो इन्हीं कम्युनिकेशन जंक्शंस या इंटरकैलेटेड डिस्क की मदद से बाकी कार्डियक मसल सेल्स में ये स्टिमुलस पहुंच जाता है, और हार्ट एक यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट करता है। कम्युनिकेशन जंक्शंस जिन्हें हम इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं, वो एक तरह के सेल जंक्शंस हैं। एट सम फ्यूजन पॉइंट अलाउ दी सेल्स, ये दो सेल्स के फ्यूजन में मिलते हैं, सब जगह नहीं मिलते हैं। जहां पे दो कार्डियक मसल सेल फ्यूज कर रही हैं, इनमें कुछ दो सेल्स के बीच में नजर आते हैं। अलाउ दिस सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज ए यूनिट, सारी सेल्स को एक यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। When one cells receive a signal to contract, अगर एक सेल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सिग्नल मिलता है, इट्स नेबरिंग सेल्स आर ऑल्सो स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, उसकी पड़ोस की कोशिकाओं को भी सिग्नल पहुंच जाता है इन्हीं कम्युनिकेशन जंक्शन की मदद से, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। तो फिर से जरा देखो, कार्डियक मसल सेल्स हार्ट की दीवार पे पाई जाती हैं, और सेल के बीच में पाए जाते हैं सेल जंक्शंस। सेल जंक्शंस की वजह से जो कार्डियक मसल सेल्स हैं वो आपस में चिपकी होती हैं, स्टिक कर जाती हैं। कम्युनिकेशन जंक्शंस एक तरह के सेल जंक्शंस हैं जिन्हें हम इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं। कुछ कार्डियक मसल सेल्स जहां पर आपस में जुड़ी होती हैं, दो कार्डियक मसल सेल्स के बीच में पाए जाते हैं। इससे फायदा क्या होता है?
अलाउ दिस सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज ए यूनिट, सारी सेल्स एक यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इन्हीं कम्युनिकेशन जंक्शन की मदद से सारी सेल्स एक यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट करती है। कैसे? अगर एक सेल को स्टिमुलस मिला कॉन्ट्रैक्ट करने का, अगर एक कार्डियक मसल सेल को कोई सूचना मिली कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो ये सूचना बाकी सेल्स में कैसे पहुंच जाती है? इन्हीं कम्युनिकेशन जंक्शंस यानी इंटरकैलेटेड डिस्क की मदद से। तो व्हेन सेल्स रिसीव अ सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट, जब एक सेल को सिग्नल मिला सिकुड़ने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, इट्स नेबर्स, पड़ोस की कोशिकाएं, उसके पड़ोस की कोशिकाएं आर ऑल्सो स्टिमुलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, उनको भी स्टिमुलस मिल जाता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। तो जब एक कार्डियक मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसके पड़ोस की कोशिकाएं भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। इनको ये सिग्नल मिलता है। एक सेल से सिग्नल दूसरी सेल में कैसे पहुंचता है? इन्हीं कम्युनिकेशन जंक्शंस यानी इंटरकैलेटेड डिस्क की मदद से। कर ले जाओगे? चलो लास्ट टिश्यू हम लोग देखते हैं। अब न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू बहुत थोड़ा सा दे रखा है, कुछ लाइनें दे रखी है, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी में पूरा पढ़ना है। न्यूरॉन्स द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल। न्यूरॉन्स जो होते हैं वो न्यूरल टिश्यू या न्यूरल सिस्टम की एक्साइटेबल सेल्स होती हैं। देखो, न्यूरल टिश्यू किससे बना है? न्यूरल टिश्यू दो चीजों से मिलकर बना है, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लायल सेल्स। न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लायल सेल्स। न्यूरल टिश्यू दो चीजों से बना है, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लायल सेल्स। अब देखो, न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक्साइटेबल सेल्स होती हैं, इनको एक्साइट किया जा सकता है। न्यूरॉन्स कैसी कोशिकाएं हैं? ये एक्साइटेबल सेल्स है। न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन पे करंट पैदा किया जा सकता है, इनको एक्साइट किया जा सकता है। न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे क्या पैदा हो सकता है? इनकी मेम्ब्रेन पे करंट पैदा हो सकता है, और ये करंट जो होता है इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। आगे सिखाएंगे तुम्हें। ये करंट न्यूरॉन पे चलता है आगे। एक्शन पोटेंशियल यानी करंट पैदा हो जाती है न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर, यानी करंट जनरेट होती है न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पर, और ये करंट आगे चली जाती है और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भी चली जाती है करंट। ऐसे होता है। तो न्यूरॉन्स कैसी कोशिकाएं हैं? न्यूरल सिस्टम की न्यूरॉन ऐसी कोशिकाएं हैं जिनको एक्साइट किया जा सकता है, यानी इनकी मेम्ब्रेन पे करंट पैदा किया जा सकता है। ये जैसे एक न्यूरॉन है, ये जैसे एक न्यूरॉन है। न्यूरॉन तुमने देखा होगा, ये एक न्यूरॉन है। शायद तुमको मालूम हो, वरना आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ोगे। न्यूरॉन में एक सेल बॉडी होती है। सेल बॉडी से कुछ छोटे छोटे ब्रांच जो फाइबर निकलते हैं, ये सेल बॉडी से कुछ छोटे छोटे ब्रांच जो फाइबर निकलते हैं, ये इनको डेंड्राइट्स कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको डेंड्राइट्स कहते हैं। बहुत डिटेल में वहां पढ़ाएंगे न्यूरल सिस्टम में, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये डेंड्राइट्स है, और एक मोटा सा धागा निकलता है, इस मोटे धागे को एक्सॉन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एक्सॉन के सिरे पर कुछ घुंडियां होती हैं, इन घुंडियों को कहते हैं साइनेप्टिक नॉब। इसके सिरे पर घुंडियों को बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब, और इसके अंदर न्यूक्लियस है। ये सेल बॉडी में न्यूक्लियस। ये एक हमने तंत्रिका बनाई है न्यूरॉन। ये कैसी सेल है? ये एक्साइटेबल सेल है, यानी इस पे करंट पैदा हो सकती है। इस पे क्या पैदा हो सकती है? इस पे करंट पैदा कर सकते हो। करंट पैदा होती तो क्या होता है, जरा देखो। पहले अंदर निगेटिव होता है, बाहर पॉजिटिव होता है। लेकिन जब करंट पैदा, देखो स्टिमुलस दिया, इसको यहां से स्टिमुलस मिला,
तो ये करंट, ये चार्ज उल्टे हो जाते हैं। जब इसको कोई स्टिमुलस मिलता है तो चार उल्टे हो जाते हैं, अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है और बाहर पॉजिटिव से नेगेटिव। इसको हम लोग कहते हैं कि एक्शन पोटेंशियल, यानी न्यूरॉन एक्साइट हो गया है, ये एक्शन पोटेंशियल यानी चार्ज पैदा हो गया। तो न्यूरॉन के ऊपर इंपल्स जनरेट हो गई, ऐसा भी कहते हैं। जब इंपल्स जनरेट हुई तो अंदर कैसा हो गया है, अंदर पॉजिटिव हो गया, बाहर बाहर नेगेटिव हो गया। ये जो करंट पैदा हो गई है इसको एक्शन पोटेंशियल कहते हैं और ये आगे बढ़ता है और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में चला जाता है करंट। ये करंट एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है, ये हो गया नेक्स्ट न्यूरॉन, ये नेक्स्ट न्यूरॉन। तो ये करंट आगे बढ़ती है और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा सकती है। या यहां पर न्यूरॉन की जगह कोई मांसपेशी भी हो सकती, मसल। तो ये करंट न्यूरॉन से मसल तक भी आ सकती, कहां तक है, मसल तक। तो एक न्यूरॉन से जो करंट है वो दूसरे न्यूरॉन में आ सकता है या न्यूरॉन की जगह पे कोई मसल भी हो सकती है। तो ये करंट मसल तक आएगा। तुमने खटाक से, तुमने कोई गर्म चीज को छुआ, जब गर्म चीज को छुआ तो ये स्टिमुलस, ध्यान से सुनना, किसी गर्म चीज को छुआ, ये स्टिमुलस इन न्यूरॉन के माध्यम से यहां पर एक्शन पोटेंशियल पैदा हो गई। ये करंट, जो करंट हमने यहां दिखाया था, यहां पैदा हो गया, यहां पे मेम्ब्रेन पे, डेंड्राइट की मेम्ब्रेन। तो जब हमने किसी गर्म चीज को छुआ तो वहां पर न्यूरॉन के डेंड्राइट है, मान लो यहां पे कौन से हैं, यहाँ पे डेंड्राइट्स हैं, यहां पे न्यूरॉन है। डेंड्राइट्स ने इस करंट, डेंड्राइट की मेम्ब्रेन पे करंट पैदा हो गई, जैसे यहां हुई थी। ये करंट मूव करते करते यहां आएगी, यहां से इधर आ जाएगी साइनेप्टिक नॉब पे। साइनेप्टिक नॉब के अंदर करंट आ गई और ये करंट आगे चल करके या तो अगले न्यूरॉन में जाएगी या यहां पे कोई मांसपेशी भी हो सकती है। जैसे हमने क्या किया, यहां से छुआ, यहां पे डेंड्राइट से ये न्यूरॉन के नर्व फाइबर ये सूचना को लेके ब्रेन तक पहुंचे और ब्रेन से दूसरे न्यूरॉन से आदेश आया और तुमने हाथ खटाक से वह हटा लिया। तो कुछ न्यूरॉन ऐसे ही ले जाएंगे, सूचना ब्रेन तक ले गए, ब्रेन से आदेश आया दूसरे न्यूरॉन से, वो भी यहां पर मौजूद है और तुमने खटाक से हाथ हटा लिया। बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट, विद इन ए सेकंड हो जाता है काम। अभी बहुत डिटेल नहीं जानना है, अभी तुम थोड़ा सा जानो बस। न्यूरल टिश्यू में दो चीजें आती हैं, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लायल सेल। न्यूरॉन्स जो होते हैं ये न्यूरल सिस्टम की यूनिट्स होते हैं और इनको एक्साइट किया जा सकता है, यानी इन पे करंट पैदा हो सकती है। करंट का मतलब एक्शन पोटेंशियल या कह लो नर्व इंपल्स जनरेट हो सकती है, करंट जनरेट हो। द न्यूरोग्लायल सेल्स विच कंस्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम। न्यूरॉन्स के अलावा न्यूरल सिस्टम में न्यूरोग्लायल सेल्स होती हैं। तो न्यूरॉन्स होते हैं न्यूरल सिस्टम में और बाकी जो बचा, न्यूरल सिस्टम में न्यूरॉन्स और बाकी जो बचा रेस्ट, वो न्यूरोग्लायल सेल्स है। ये न्यूरॉन की सुरक्षा करती हैं और उनको सपोर्ट करती, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये न्यूरॉन्स की सुरक्षा के लिए, उनके सपोर्ट के लिए होती है। इनमें कुछ एग्जांपल जैसे तुम लिख सकते हो, एपेंडाइमल सेल है। एपेंडाइमल सेल से एक तरह की न्यूरोग्लायल सेल्स होती है। श्वान सेल तुमने पढ़ा हो शायद, श्वान सेल्स ये न्यूरॉन की सुरक्षा के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए। ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ये सारी क्या है, ये न्यूरोग्लायल सेल्स हैं। ये सारी न्यूरोग्लायल सेल्स है, कई तरह की होती हैं। तो न्यूरल सिस्टम में न्यूरॉन्स होते हैं और न्यूरोग्लायल सेल्स होती हैं। यहां पे न्यूरोग्लायल सेल्स दे रखी है, दोनों के अलग अलग काम है। न्यूरॉन एक्साइट हो जाते हैं, इनमें करंट पैदा होती है, इंपल्स, और न्यूरोग्लायल सेल्स क्या कर रहे हैं, वो इन न्यूरॉन की सुरक्षा करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। न्यूरॉन की सुरक्षा करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। भैया ये न्यूरॉन अगर डैमेज हो गए, इनमें रीजनरेशन नहीं होता। अरे न्यूरॉन जो होते हैं ये G0 स्टेज में पड़े रहते हैं, सेल साइकिल इनमें रुकी होती है।
जी नॉट फेज में होते हैं, जी नॉट, जी जीरो। अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारी कैंची से ऑपरेशन कर रहे थे, कोई न्यूरॉन कट जाता है, तो तुम्हारा वो न्यूरॉन जिस हिस्से को कंट्रोल कर रहा है वो पैरालाइज हो जाएगा, लकवा मार जाएगा। तो न्यूरॉन्स को काफी सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा के लिए क्या है इसके पास? न्यूरोग्लायल सेल्स। न्यूरॉन्स को नुकसान ना हो, उनकी सुरक्षा के लिए कुदरत ने न्यूरोग्लायल सेल्स बनाया। ये न्यूरॉन्स के प्रोटेक्ट करती, इसको सपोर्ट करती, इसको सपोर्ट करती। इधर हमने कुछ एग्जांपल्स दे दिए न्यूरोग्लायल सेल्स के। न्यूरोग्लायल सेल्स के कुछ एग्जांपल है, आगे देखो। जो न्यूरोग्लाया है मेक अप मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू का आधे से ज्यादा तो यही होता है, न्यूरोग्लायल सेल। मोर देन 1/2 है, ये ध्यान रखना, अंडरलाइन करो। जो न्यूरोग्लाया है वो न्यूरल टिश्यू में कितना है? मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू का जो वॉल्यूम है आधे से ज्यादा न्यूरोग्लायल है और आधे से कम न्यूरॉन्स है। न्यूरोग्लायल जो होते हैं, जो न्यूरोग्लायल सेल्स होती हैं, वो न्यूरल टिश्यू के वॉल्यूम का आधे से ज्यादा है, आधे से ज्यादा है। अब जरा देखो जो हमने यहां बताया, व्हेन अ न्यूरॉन इज सुटेबली स्टिमुलेटेड, अगर किसी न्यूरॉन को उचित रूप से स्टिमुलेट किया जाता है, अगर बहुत हल्के से छुआ तो हो सकता है ये स्टिमुलस ना है। सुटेबली का मतलब ठीक से तुमने छुआ है, स्टिमुलस मिला। अगर किसी चीज को कोई बहुत ही हल्के से छुआ है तो वो थ्रेशोल्ड से कम है, तो तुम्हें पता ही लगेगा तुमने किसी चीज को छुआ है। तो अगर किसी न्यूरॉन को कोई स्टिमुलेट करता है उचित तरीके से, स्टिमुलस की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मजबूत स्टिमुलस। तो अगर किसी न्यूरॉन को नॉर्मली तुमने स्टिमुलेट किया, एन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इज जनरेटेड, अरे भैया इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस पैदा हो गया, अंदर प्लस हो गया बाहर माइनस हो गया, उल्टा हो गया। पहले अंदर माइनस था बाहर प्लस था, अब अंदर प्लस हो गया बाहर, तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस पैदा हो गया। इस इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस का मतलब करंट पैदा हो गई, या कह लो एक्शन पोटेंशियल पैदा हो गया, या नर्व इंपल्स जनरेट हो गई। तो जब करंट पैदा हो गया या एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया या इंपल्स जनरेट हो गई, तो न्यूरॉन में अंदर की तरफ क्या हो गया है? अंदर प्लस हो गया और बाहर, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर प्लस हो गया और बाहर माइनस हो जाता है। विच स्विफ्टली ट्रेवल्स अलोंग इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये करंट आगे बढ़ता है। स्विफ्टली मतलब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन एंडिंग, और ये करंट जो है न्यूरॉन के सिरे पर पहुंच गया, यानी साइनेप्टिक नॉब के पास आ गया। कहां गया? अरे ये करंट चलता चलता ये आगे बढ़ता हुआ कहां पहुंच गया? इस न्यूरॉन के साइनेप्टिक नॉब पे सिरे पर आ गया। ट्रिगर इवेंट दैट मे कॉज, यहां पर कुछ ऐसी घटनाएं ये चालू कर देगा, ये जो करंट यहां पहुंच गया यहां पे कुछ ऐसी घटनाएं होने लग जाएंगी दैट मे कॉज स्टिमुलेशन और इनहिबिशन ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन एंड अदर सेल। आगे वाला न्यूरॉन या तो एक्साइट हो जाएगा या इनहिबिट हो जाएगा, या अगर कोई सेल वगैरह है मसल सेल, वो एक्साइट हो जाएगी या इनहिबिट हो जाएगी। फिर से देखो, ये एनसीईआरटी की पूरी लैंग्वेज है, प्योर लैंग्वेज। फिर से देखो, व्हेन ए न्यूरॉन इज सूटेबली स्टिमुलेटेड, अगर किसी न्यूरॉन को उचित रूप से स्टिमुलेट किया गया, तो जब स्टिमुलेट करोगे तो क्या डिस्टरबेंस पैदा हो गया? अरे भैया यहां पर स्टिमुलेट किया, यहां पर डिस्टरबेंस पैदा हो गया, करंट उल्टे हो जाते हैं, चार्जेस उल्टे हो जाते हैं, अंदर प्लस हो जाता है बाहर माइनस। तो यानी कि यहां पर इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस पैदा हो गया। ये इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस क्या कर रहा है? विच स्विफ्टली ट्रेवल्स अलोंग द इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में तेजी से आगे बढ़ता है और कहां तक पहुंच गया? सिरे तक आ गया। ये सिरे तक आ गया। कह रहा अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन सेंडिंग, ये करंट यानी ये डिस्टर्बेंस, एक्शन पोटेंशियल, ये सिरे तक आ गया। अब सिरे तक आगे क्या होगा? कहता है ट्रिगर्स इवेंट, यहां पे कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं, यहां से न्यूरोट्रांसमीटर निकल के यहां आ जाते हैं और वो न्यूरोट्रांसमीटर इसमें एक्शन पोटेंशियल यानी करंट पैदा कर देते हैं अगले वाले न्यूरॉन में। तो ट्रिगर्स इवेंट, जब ये करंट सिरे तक पहुंच गया
तो यहां पर कुछ घटनाएं ट्रिगर हो जाती हैं, कुछ घटनाएं चालू हो जाती हैं। यहां से न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं साइनेप्टिक नॉब से, और न्यूरोट्रांसमीटर जाके अगले वाले न्यूरॉन को या तो एक्साइट कर देते हैं या इनहिबिट कर देते हैं, या एक्साइट कर देते हैं या इनहिबिट। तो एक न्यूरॉन के बाद दूसरा न्यूरॉन भी हो सकता है, या एक न्यूरॉन के बाद कोई मसल या मसल सेल भी हो सकती है, यह भी ध्यान रखना। स्टिमुलेशन और इनहिबिशन ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन एंड अदर सेल। तो एक न्यूरॉन्स में करंट पैदा हुई, उसकी मेम्ब्रेन पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर करंट पैदा हो गई, यानी चार्ज उल्टे हो गए, अंदर प्लस हो गया, बाहर माइनस, यानी एक्शन पोटेंशियल, यानी चार्ज पैदा हो गया। ये बहुत तेजी से न्यूरॉन में आगे बढ़ता है, सिरे पर आ जाता है। जब ये सिरे पर आता है ये करंट, तो यहां पर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे ये जो करंट था यानी एक्शन पोटेंशियल था, वो यहां से इसमें चलाएगा, इस वाले न्यूरॉन में, और ये वाला न्यूरॉन या तो एक्साइट हो जाएगा या इनहिबिट हो जाता है। वो डिपेंड करेगा कि साइनेप्टिक नॉब से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आया है, एसिटाइल कोलिन है या एड्रेनालिन है, इस पर निर्भर करता है। चलो पूरा याद कर लो एक बार। न्यूरल टिश्यू में दो चीजें आती हैं। क्या दो चीजें आती हैं? न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लाइल सेल। इनमें जो न्यूरॉन्स है वो न्यूरल टिश्यू की यूनिट्स हैं, जिनको एक्साइट किया जा सकता है, उत्तेजित किया जा सकता है, यानी इसकी मेम्ब्रेन पे करंट पैदा किया जा सकता है, एक्शन पोटेंशियल पैदा किया जा सकता है। जो न्यूरोग्लाइल सेल्स होती हैं वो न्यूरॉन की सुरक्षा करती है और उसको सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट। ये न्यूरॉन्स को प्रोटेक्शन और सपोर्ट के लिए, क्योंकि न्यूरॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं, अगर ये डैमेज हो गई तो इनमें रिपेयर नहीं होता, इनमें रीजनरेशन नहीं होता, दोबारा से फिर से नहीं बनती, क्योंकि इनमें सेल साइकिल रुकी होती है। ये बताया था मैंने सेल साइकिल में। तो न्यूरॉन की सुरक्षा के लिए न्यूरोग्लाइल सेल्स हैं। यहां पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं उनके न्यूरोग्लाइल सेल्स के: एपेंडाइमल सेल, श्वान सेल और ओलिगो डेंड्रोसाइट। न्यूरोग्लाइल सेल्स जो होती है वो न्यूरल टिश्यू के आधे से ज्यादा बनाती है, यानी आधे से ज्यादा न्यूरल टिश्यू न्यूरोग्लाइल सेल से बना है और आधे से कम में न्यूरॉन्स होते हैं। अगर किसी न्यूरॉन को उचित रूप से स्टिमुलेट किया जाता है तो वहां पर इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस पैदा हो जाते हैं, यानी चार्ज उल्टा हो जाते हैं। ये जो इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस जनरेट हो जाते हैं वो स्विफ्टली ट्रेवल, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ता है इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस, अलोंग इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये जो इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस पैदा हुआ है ये तेजी से आगे बढ़ता है। अराइवल ऑफ द डिस्टरबेंस एट द न्यूरॉन्स एंडिंग, और ये इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस जब एंड पे पहुंच गया, साइनेप्टिक नॉब के पास पहुंच गया, तो वहां पे क्या होता है? ट्रिगर्स इवेंट। ये ट्रिगर कर देता, बढ़ावा देता है, कुछ ऐसी घटनाओं को शुरू करा देता है जिससे कि ये जो इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस यहां पर था वो अगले वाले न्यूरॉन में चला जाता है। यहां पे क्या ट्रिगर होती है घटनाएं? कौन सी घटनाएं यहां पे शुरू हो जाती हैं? जब ये स्टिमुलस यहां पहुंचा साइनेप्टिक नॉब पे, तो यहां पे कौन सी घटनाएं होती हैं वो हम तुमको आगे सिखाएंगे बहुत अच्छे से, अभी हल्के से सीखो। यहां से कुछ केमिकल निकल के बाहर आते हैं, उनको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। इस साइनेप्टिक नॉब से कुछ केमिकल बाहर निकल के आते हैं दो न्यूरॉन्स के बीच में, इसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। साइनेप्टिक क्लेफ्ट, दरार होती है। तो न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक नॉब से निकल के यहां आ जाते हैं और अगले वाले न्यूरॉन, और यहां पे कोई न्यूरॉन हो सकता है, यहां पे कोई मसल सेल्स भी हो सकती है, तो अगले वाले न्यूरॉन या मसल सेल को एक्साइट भी कर सकता है और इनहिबिट भी कर सकता है। यह डिपेंड करता है कि साइनेप्टिक नॉब से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर निकला है, वो एक्साइटेटरी है या इनहिबिटरी है, वो एसिटाइल कोलिन है या एड्रेनालिन है, इस पे निर्भर करता है। बहुत ज्यादा डिटेल में मत जाना, हमने फिर भी थोड़ा सा तुमको बता दिया। फोटो ले लो। तो एक न्यूरॉन से स्टिमुलस दूसरे न्यूरॉन में चला जा सकता है, और एक न्यूरॉन से स्टिमुलस मसल तक भी जा सकता है। एक डायग्राम हम दिखाते हैं तुम्हें, उसका भी फोटो ले लेना। ये तो तुम्हारा क्या है?
ये तो एक न्यूरॉन बना रखा है, ये एक्सॉन बना रखा है, ये न्यूरॉन, ये डेंड्राइट्स वगैरह बने। सेल बॉडी हो गया, उसके अंदर न्यूक्लियस है, डेंड्राइट है। ये हमने आपको पिक्चर बताई, बहुत क्लियर रही। ये डेंड्राइट्स है, ये सेल बॉडी है, उसमें न्यूक्लियस है, ये एक्सॉन, मोटा वाला धागा एक्सॉन। न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं न्यूरोग्लाया। न्यूरोग्लाया न्यूरॉन को सपोर्ट करने के लिए होता है। अब इधर देखो, इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है, जरा देखो, दोनों दिख रहा है। ये न्यूरल सिस्टम, इसमें न्यूरॉन दिख रहा है, ये डेंड्राइट्स है, ये सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है। ये क्या है? एक्सॉन। अब तुम्हें देखो, इसमें न्यूरोग्लायल सेल्स कहां, क्या हमने बताई थी? एपेंडाइमल सेल बताया था। अरे एपेंडाइमल सेल दिख रहा है, ये न्यूरोग्लायल सेल है। और हमने बताया था श्वान सेल, श्वान सेल दिख रहा कहीं? श्वान सेल नहीं दिख रहा, श्वान सेल नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। ओलिगोडेंड्रोसाइट दिख रहा है, ओलिगोडेंड्रोसाइट दिख रहा है। तो एपेंडाइमल सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट और माइक्रोग्लाया, ये सब क्या है? और श्वान सेल। श्वान सेल्स भी न्यूरॉन से चिपकी रहती हैं। श्वान सेल्स भी न्यूरॉन से चिपकी रहती हैं, श्वान सेल्स। तो न्यूरोग्लायल सेल्स में तुम्हें क्या क्या दिख रही है? एपेंडाइमल सेल दिख रही है, ये एक तरह की न्यूरोग्लायल सेल है। न्यूरॉन की सुरक्षा सपोर्ट के लिए, टू प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन। एपेंडाइमल सेल न्यूरोग्लायल सेल है। श्वान सेल्स है जो न्यूरॉन्स के ऊपर ऐसे चढ़ी रहती है, एक्सॉन के ऊपर, एक्सॉन के ऊपर चढ़ी है श्वान सेल। फिर है तुम्हारी ओलिगोडेंड्रोसाइट, ये दिख रही है, ये वाली ओलिगोडेंड्रोसाइट है। फिर तुमको दिख रही एस्ट्रोसाइट, ये हरी वाली एस्ट्रोसाइट है। हरी वाली क्या है? एस्ट्रोसाइट है। और ये छोटी सी दिख रही है यहां पर, ये माइक्रोग्लाया, माइक्रोग्लाया। तो ये सारी ग्लायल सेल्स है, किसकी सुरक्षा के लिए है? ये सारे जो न्यूरॉन्स बने ना ब्राउन कलर के, इनकी सुरक्षा के लिए होती हैं। और न्यूरल सिस्टम का जो वॉल्यूम है, आधे से ज्यादा वॉल्यूम यही बनाती हैं, न्यूरोग्लायल सेल। न्यूरोग्लायल सेल्स में एपेंडाइमल सेल, श्वान सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट और माइक्रोग्लाया। इसका फोटो ले लो। ग्लायल सेल्स में क्या क्या देखा तुमने? एपेंडाइमल सेल दिख रही है, एपेंडाइमल सेल है, श्वान सेल है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है, एस्ट्रोसाइट्स है और माइक्रोग्लाया। इसका भी फोटो ले लो। ये सारी न्यूरोग्लायल सेल्स है। न्यूरल सिस्टम के वॉल्यूम का आधे से ज्यादा हिस्सा इन्हीं से बना होता है, न्यूरोग्लायल सेल से। यहां पे सारी दिख रही है, एपेंडाइमल सेल, श्वान सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट्स और माइक्रोग्लाया। तो इस तरह से तुमने देखा, ये न्यूरल सिस्टम आपने देखा, ये टिश्यूज यहां पर कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत अच्छे से सीख लेना। काफी क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से पढ़ लेना।